गुड इवनिंग ऑल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया और चाइना एशिया के दो बड़े मुल्कों में से हैं और दोनों ही मुल्कों में हालात तनावपूर्ण चल रहे हैं आजकल सीमा विवाद को लेकर, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी के कुछ जवान मंडे को शहीद हुए हैं और सभी ने उस पर स्टेटमेंट दिया है। प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने उसका खंडन किया है इस इंसिडेंट को, और पूरा देश इस चीज़ को लेकर दुखी है कि हम अपने अपने जवानों की शहादत हमने दी है। और इसलिए यही सब की टेक्निकलिटीज़ और हिस्ट्री जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सस्ती राव, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की प्रोफेसर हैं एग्यू में। तो डॉक्टर सस्ती राव, क्या आप इसमें बताएंगे कि ये कब से हमारा चीन से विवाद चल रहा है और इसमें हिस्टोरिकल क्या इसका कनेक्ट है? थैंक यू। देखिए, चीन के साथ जो हमारा विवाद चल रहा है इस वक्त बहुत ही हालात बहुत ही समय बहुत एग्रेवेटेड है इसी पर, और जाहिर है सब हिंदुस्तान इस बात को जानना चाहते हैं कि ये आखिर ये विवाद क्यों चल रहा है, आखिर चीन हमें क्यों अटैक कर रहा है। हमारे अच्छे संबंध थे चीन से, सब कुछ अच्छा था। तो मेरे हिसाब से अगर हम इसके करेक्ट एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें इसको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा कि ये बात की शुरुआत है, तो वेयर इज दिस प्रॉब्लम कमिंग फ्रॉम। तो हम इस प्रॉब्लम को एक पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं, और चूंकि आप मुझसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को जानना चाहते हैं कि ये विवाद कब शुरू हुआ। राइट, मैं वही आपको बता रही हूँ कि ये जो विवाद है ये हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं शुरू किया और चीन की सरकार ने नहीं, मौजूदा सरकार ने नहीं शुरू किया है। ये जो विवाद है ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, और इनफैक्ट 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो वी गॉट इंडिपेंडेंस along with this legacy of an unsettled border, okay? और ये जो अनसेटल्ड बॉर्डर है जो आज हमें इतना तंग कर रहा है, जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, इसका बहुत शॉर्ट में आपको बताऊं तो देखिए, आप इसे हमसे यूँ समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जिस लाइन को रेफर कर रहे थे वो लाइन कहलाती थी जॉनसन लाइन, और चाइनीज़ ने कभी वो लाइन एक्सेप्ट नहीं की। So Chinese always had their own version of line जो उनके क्लेम्स को सूट करता था, जो कि मैकडॉनल्ड मैकार्टनी लाइन कहलाती है। तो 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो इंडियन साइड जो है वो जॉनसन लाइन को रेफर करता था, और चाइनीज साइड हमेशा से रिजेक्ट करता था जॉनसन लाइन को और मैकडॉनल्ड मैकार्टनी लाइन को सपोर्ट करता था। तो बहरहाल अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊँ व्यूअर्स को और आपको, तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारी जो सीमा है वो कहाँ है। इसका हमारा वर्जन ब्रिटिशर्स के ज़माने से अलग है और चाइनीज़ का वर्जन भी ब्रिटिशर्स के ज़माने से अलग है। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि आखिर ब्रिटिशर्स ने ये क्यों सेटलमेंट किया, तो इसका भी एक जवाब है। उसका जवाब ये है कि ब्रिटिशर्स ने कुछ भी सेटल नहीं किया, क्योंकि केवल ये एकमात्र लाइन नहीं है जो अनसेटल्ड है हमारे और चाइना के बीच में। ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से रैडक्लिफ लाइन खींची, जो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन का बेसिस बना, जिसकी वजह से हमने पार्टीशन का इतना बड़ा अज़ाब झेला, वो भी उसी की कॉलोनियल लेगेसी का एक हिस्सा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लाइन है जुबैन लाइन, वो भी उसी लेगेसी का हिस्सा है। और इधर जो आप मैकडॉनल्ड मैकार्टनी वर्सेस जॉनसन लाइन देखते हैं, वो भी उसी लेगेसी का हिस्सा है। अब अगर मैं आपको इफ आई टेक द स्टोरी फॉरवर्ड कि वहाँ से हो क्या रहा है, तो बीच में कई सारे देखिए बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। 2 वर्ल्ड वॉर्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें ब्रिटिशर्स का क्लेम कुछ अलग था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते उनका क्लेम तो चेंज हो गया। 1947 में जब हम आज़ाद हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हम जॉनसन लाइन के वर्जन के साथ आज़ाद हुए जो हमें सूट करता था कहीं ना कहीं, और चाइनीज़ ऑन दी अदर हैंड जो थे वो मैकडॉनल्ड मैकार्टनी लाइन के वर्जन को हमेशा से उन्होंने पकड़ा। अब यहाँ पर बात आती है 1962 की वॉर। दोनों ही लाइन में जॉनसन लाइन और मैकार्टनी लाइन में कितना फर्क है? अच्छा खासा फर्क है। अगर आप ऐसे समझे, इस समय मैं आपको अगर समझाऊँ तो जॉनसन लाइन के तहत अक्साई, चिंगा और तिब्बत का काफ़ी सारा रीजन जो है वो इंडिया के अंतर्गत आता है, और मैकार्टनी लाइन में वो हिस्सा जो है वो चाइना के अंतर्गत आता है। तो ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है 1962 की वॉर, और 1962 की वॉर क्यों हुई, और हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी। तो देखिए, 50s के दौरान एक रेटोरिक रहा है जो हिंदी चीनी भाई भाई का है। 50s में ही, अर्ली 50s में हमारे ताल्लुकात अच्छे थे चीन के साथ। हमने पंचशील का हमारा अग्रीमेंट था। So, both the countries were cordial to each other. Both the countries were new entrants into the Asian scene. एशिया के सीन पे ये दो नए उभरते पुराने सिविलाइजेशंस, नए कंट्रीज अभी बने थे। तो इस तरह का एक माहौल था, बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट था यहाँ पे। बट
प्रॉब्लम ये था कि ये हेल्दी इन्वायरमेंट एक सुपरफिशियल लेवल था, क्योंकि डीप डाउन जो ये बॉर्डर था ये अनसेटल्ड था, और ये अनसेटल्ड होने के वजह से 50s के दौर में देखिए क्या हो रहा है कि चाइना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस वक्त जो जिसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट था, देखिए चाइना जो था उसने तिब्बत को एक्सेप्ट कर लिया था, और तिब्बत जो था उसको भारत सरकार का सपोर्ट जो था वो शुरू से था। और हमने ये देखा कि जो वहाँ के दलाई लामा थे 1959 में वो धर्मशाला आ गए, और इवन नाउ ही हैज अ गवर्नमेंट एग्जाम विच चाइना डज नॉट लाइक, क्योंकि चाइना को तिब्बत को अपना इंटीग्रल पार्ट कहता है, और तिब्बत के जो दलाई लामा है वो कहते हैं कि तिब्बत जो है अलग मुल्क है पूरा का पूरा। तो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा बोर्ड ऑफ कंटेंशन है, लेकिन केवल वो ही बोर्ड ऑफ कंटेंशन नहीं है। उसके पहले 1950s अर्ली 1950s से लेकर जो फर्स्ट हाफ है 1950s का, उसमें चाइनीज एक रोड बना रहे थे, जो रोड तिब्बत से होकर जाती थी, और जाती थी कहाँ, शिनजियांग प्रोविंस में, जहाँ पे चाइना का एक बहुत ही वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जो बार बार न्यूज़ में आता है वीगर मुस्लिम्स के वजह से जो परसिक्यूट होते हैं, चाइना जिनको परसिक्यूट करता रहता है। So because China wanted to control the Xinjiang region, that region, so China wanted to make a road going from Tibet to इंडियन साइड को इसका पता नहीं था। हमने कुछ मैप्स जरूर शो किए थे जॉनसन लाइन के हिसाब से, लेकिन चाइना ने कहा कि हम इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करते, तो बात उसी तरह से चल रही थी। अल्टीमेटली जो इमीडिएट ट्रिगर था वॉर का, वो इस तरह का था कि नेहरू के ऊपर भी जब ये पता चला कि चाइना ने पूरी रोड बना ली है, तो नेहरू के ऊपर एक प्रेशर डेवलप हुआ, एंड ही स्टार्टेड अ पॉलिसी व्हिच इज कॉल्ड द फॉरवर्ड पॉलिसी। व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज कि अभी ये मैप में आपको मैं दिखा दूं, बाद में भी दिखा दूंगी, जो इंडियन लाइन के हिसाब से जो हमारा बॉर्डर था, वहाँ पर इंडिया ने अपनी पोस्ट बनाई, फॉरवर्ड पोस्ट बनाई, आउट पोस्ट, राइट, उसको सीरी जैप 1 और सीरी जैप 2 कहते हैं। जॉनसन लाइन के हिसाब से हमारा जो क्लेम था वो वहाँ पे था, तो नेहरू ने वहाँ पे अपनी पोस्ट बनाई। इसका रिटेलिएशन चाइना ने फॉलो किया, 1962 की वॉर हुई, और इंडिया वॉज कॉट बाय सरप्राइज, क्योंकि इंडिया तो अपने रीजन के हिसाब से कर रहा था, लेकिन चाइनीज ने कहा कि ये तो उस रीजन को हम मानते नहीं, एक्सेट्रा। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर यूनिलैटरली सीज़फायर किया चाइना ने, और उसके बाद जो लाइन आई उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और 1962 से लेकर अभी तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द on the ground, it is the boundary between China and India. अब थोड़ा सा वक्त मैं आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में उसका नेचर बता दूँ। देखिए इंडिया का जो हिस्सा है, जो नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, वहाँ पे 2 मेन लाइन्स है, इंटरनेशनल लाइन्स है, और दोनों ही बहुत टर्ब्यूलेंट है। एक तरफ हमारी वेस्टर्न साइड पर है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा बेसिकली बाउंड्री है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडियन कश्मीर के बीच में। Now that line is very clear, क्योंकि वो सिमला अग्रीमेंट के तहत 1971 में वॉर हुई, उसके बाद सिमला अग्रीमेंट हुआ, तो that applies है, और उसका एक एक जो हिस्सा है वो इंडिया को पता है, it is carefully manned day and night, okay? तो वहाँ पे कोई confusion नहीं। But on the contrary जो हमारा ईस्टर्न साइड है, जहाँ पे अक्साई चिन का रीजन है, वहाँ जहाँ हमारा चाइना से बॉर्डर है, that line of actual control is the longest डिस्प्यूटेड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। और उसके साथ प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये हर जगह पे डिमार्केटेड नहीं है, कहीं कहीं पे अगर डिमार्केटेड है तो उसके परसेप्शन में डिफरेंस है दोनों साइड्स का, और कहीं कहीं ये क्लियर है। तो ये जो मैंने आपको भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका थोड़ा सा बताया है, ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये अभी कल या परसों या 1960 की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत पहले की है। और जितने 62 में पहली वॉर हुई है इंडिया और चाइना की मेजर, उसके बाद 1967 में एक मेजर वॉर हुई है, मतलब काफ़ी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद से 75 में एक स्टैंड ऑफ हुआ है, फिर 87 में स्टैंड ऑफ हुआ है, फिर उसके बाद 2013 में हुआ है, 14 में हुआ है, 17 में हुआ है, और अभी मंडे को हुआ है। I'm getting my point. So all these conflicts are emerging because of this unsettled line of actual control. So this is the background why this line of actual control is such a complex international problem. And there is a lot of problem. अगर ये settle करना इतना आसान होता तो 1962 के बाद से अभी हम 50 साल में से settle क्यों नहीं कर पाते? कुछ एरियाज में ये क्लियर है, कुछ एरियाज में ये क्लियर नहीं है, कुछ एरियाज में ये डिमार्केटेड भी नहीं है। तो
इस तरह का एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर है इस लाइन का जो हम दोनों ये मुल्क हम लोग फेस कर रहे हैं। और अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके बाद अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पर हम इसको कैसे देखें। तो डॉक्टर सस्ती अब आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि गलवान वैली में एक्चुअली क्या चल रहा है और फिगर पॉइंट एरिया जो बार बार न्यूज़ में सुन रहे हैं लोग जगहों के बारे में, उनके बारे में कुछ बताइए। आपका मतलब है कि अभी जो लेटेस्ट स्टैंड ऑफ है उसमें जो और ये हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर है उसमें Right. कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ओके, तो देखिए ये जो आप मुझसे कह रहे हैं थोड़ा सा मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है ठीक से समझाने के लिए। अगर आप पहले जो मेरा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इस समय एलएसी में जो गलवान वैली बार बार न्यूज़ में आ रहा है और क्यों वो हॉटस्पॉट बना हुआ है गलवान वैली, और आपने मुझसे एक और बात पूछी कि फिंगर रीजन को लेकर डिस्प्यूट क्या है। तो बेसिकली ये जो रीजन्स हैं ये डिस्प्यूटेड रीजन्स में आ रहे हैं आजकल, लेकिन केवल यही नहीं है और भी डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं। तो थोड़ा मैं आपको पहले ये समझाती हूँ कि जो एलएसी है, एलएसी के कितने पार्ट्स हैं और उसमें कहाँ कहाँ पे डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं, और फिर हम देखेंगे कि इस वक्त जो चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा है वो कौन से वाले एलएसी के रीजन में चल रहा है। आप यहाँ देखिए कि जो ये टोटल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, this total line of actual control is about 3500 kilometers long. इसकी लेंथ को लेकर भी इशू है जो हमारा इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ये दुनिया का सबसे लंबा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। और इसकी लेंथ क्या है एक्चुअल, उसको लेकर भी डिफरेंस इन ओपिनियन है। इंडिया की साइड कहती है कि 3500 है रफली, चाइना कह रहा है कि अराउंड 2000 किलोमीटर्स, पर हम इंडियन साइड को ऑफिशियल मान के चले 3500 किलोमीटर्स लंबा ये बॉर्डर है। Generally, this border is divided into three sectors. The first sector is called the western sector. इसके बाद एक मैप में अगर डिटेल में इसको आप रेफर कर लेंगे तो बेटर होगा। इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है वो वेस्टर्न सेक्टर में चल रही है। वेस्टर्न सेक्टर बेसिकली आपका अक्साई चीन का जो रीजन है, जिस समय जहाँ इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, लद्दाख का रीजन, दैट इज वेस्टर्न सेक्टर। उसके बाद आता है मिडिल सेक्टर, जिसमें इंडियन स्टेट का जो हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो आता है, और वहाँ पर भी एक छोटा सा पॉइंट है, इसको बाराहोती कहते हैं, जहाँ पर डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। उसके बाद फिर आता है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर वो है जो हमारा शुरू होता है, आप समझ लीजिए नेपाल जहाँ एंड होता है से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ पर भी ये बहुत सेंसिटिव एरिया है क्योंकि पूरा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चाइना क्लेम करता है और इंडिया जो है वो अपनी टेरिटरी से मानता है, तो ये भी है। और ये फादर बिल्कुल ईस्ट में जो जाते हैं, ये ईस्टर्न सेक्टर है, ये भी डिस्प्यूटेड है। इनफैक्ट इसमें पूरा का पूरा मैंने आपसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का पूरा रीजन भी डिस्प्यूटेड है। और इसके पहले हमारा चाइना से स्टार्ट ऑफ हो चुका है समदुरोंग चू पर, ये इसी रीजन में आता है। तो बेसिकली एलएसी ये तीन मोटे मोटे रीजन पर डिवाइडेड है, और इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही है वो वेस्टर्न सेक्टर में चल रही है। जहाँ गलवान वैली है। राइट, अब मैं आपको वेस्टर्न सेक्टर के बारे में बताती हूँ। देखिए, वेस्टर्न सेक्टर में ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको अगर आप आसानी से समझें तो देखिए ये है, ये हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रन कर रही है, राइट। और यहाँ पे हमारा अक्साई चीन का रीजन है जो चाइना का रीजन है, इधर हमारा इंडियन कश्मीर है, और ये जो आपने छोटा सा लाइन देखा है ये बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडियन कश्मीर को डिवाइड करता है। दिस इज LOC, दिस इज LAC, और इसके बीच में जो है वो इंडिया है, राइट। लद्दाख का जो रीजन है वो इसी एरिया में आता है जहाँ पर इस समय करंट प्रॉब्लम चल रही है। अब इसके बाद आपने मुझसे एक सवाल ये पूछा कि वेस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूटेड रीजन कौन कौन से, राइट। शुरू से मैं आपको एलएसी के बारे में ये कह रही हूँ कि एलएसी का नेचर इज फेयरली कॉम्प्लेक्स, बिकॉज कहीं पे ये डिस्प्यूटेड है, कहीं पे ये डिस्प्यूटेड, कहीं पे ये डिमार्केटेड है, और जहाँ पे डिस्प्यूटेड है कई दफा ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से डिस्प्यूटेड है, और कहीं कहीं क्लियर है। तो वेस्टर्न सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न सेक्टर में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स आते हैं वो ये है, जैसा आपने मुझसे बोला गलवान वैली, आपने मुझसे बोला जो फिंगर्स रीजन है पैंगोंग त्सो का, और जो आपने नाम नहीं लिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे डेमचौक है, हॉट स्प्रिंग्स है, हॉट स्प्रिंग्स भी आजकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है, चूमर है, गोरगा पोस्ट है। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पर जिनको हम कहते हैं डिस्प्यूटेड रीजन है फिंगर्स रीजन पैंगोंग त्सो। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी जो पैंगोंग लेक है, जो पैंगोंग लेक है, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर।
ये रीजन डिस्प्यूटेड है। देप्सांग वैली यहाँ पर एक रीजन आता है, वो भी डिस्प्यूटेड है, जहाँ पर 2013 में इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हो चुका है। उसके अलावा इसमें आता है चूमर रीजन जो डिस्प्यूटेड है, और 2014 में इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ यहाँ भी हो चुका है। इसके अलावा इसमें आता है डेमचौक का रीजन, वो भी डिस्प्यूटेड है, और इंडिया और चाइना में डिफरेंट क्लेम्स चलता रहता है। अब इसमें मजे की बात आती है कि गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग्स ये दो रीजन्स हैं जहां पर डिस्प्यूट नहीं था। आई रिपीट, अभी तक यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं था, मतलब गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग्स एरिया में जो एलएसी के काफी करीब है, मैं आपको इनका रीजन दिखाऊंगी कि कहाँ है, तो आपको ये चीज और क्लियर होगी। यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन चाइना ने अचानक वहां पे अपना क्लेम कर दिया, और हम ये न्यूज सुनते रहते हैं कि कल ही चाइनीज ऑफिशियल न्यूज आई कि गलवान वैली में दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर सॉवरेनिटी, और आज इंडिया ने उसको खारिज कर दिया कि ये क्लेम जो है ये इलीगल है, क्योंकि गलवान वैली में तो प्रॉब्लम था ही। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब गलवान वैली में प्रॉब्लम नहीं था, हॉट स्प्रिंग्स में प्रॉब्लम नहीं था, तो लॉजिक तो ये कहता है कि प्रॉब्लम होनी चाहिए थी तो फिंगर्स रीजन में होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके पहले जो डिस्प्यूटेड रीजन है देप्सांग वैली, चूमर, वहां पे ऑलरेडी डिस्प्यूट्स हो चुके हैं। तो अगर हम कॉमन सेंस के हिसाब से सोचें, तो अगर 2020 में डिस्प्यूट हो रहा था तो पैंगोंग में होना चाहिए था, क्योंकि फिंगर्स रीजन तो वैसे भी डिस्प्यूटेड है। देन व्हाई इज इट हैपनिंग इन गलवान वैली एंड व्हाई इज इट हैपनिंग इन हॉट स्प्रिंग? इसका जवाब है द DSDDO रोड व्हिच इज गेटिंग बिल्ट फ्रॉम हियर गरबुक टू काराकोरम पास। ओके, इस रोड का पूरा नाम है DSDDO, मतलब गरबुक श्योक डॉलर बेग ओली रोड। This road runs about 255 kilometers. This is a 255 kilometer long road. The project was started by the Borders Roads जो BRO organization है इंडियन गवर्नमेंट का 2005 में, और मोदी गवर्नमेंट के अंदर बहुत स्पीड अप हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन। तो जो ये DSDDO रोड है, अब हम थोड़ा सा पहले इस रोड को समझते हैं कि ये रोड कहाँ से आती है। देखिए, और इस रोड की जरूरत क्या है, राइट? आपको जैसे पता हो कि ये रीजन जो है दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स रीजन, और हमारा जो आर्मी का मेजर बेस है वो लेह पर है, राइट? तो लेह पर हमारा बेस है। काराकोरम पास पे हमारा काराकोरम पास के पास है ये दौलत बेग ओली। काराकोरम पास तो हमारा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। दौलत बेग ओली पे हमारा एयरफोर्स का बेस है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि हम इन एरियाज को जब हमें एक्सेस करना होता है, तो अभी जो हमारे पास रोड है ये जाड़ों में बंद हो जाता है बर्फ के वजह से। तो बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्शन का रोड था, उसके पीछे का आइडिया ये था कि वी नीड एन ऑल वेदर रोड। हम हर वक्त पे तो अभी वहाँ पे अब तक कच्चा रोड था या रोड? अभी वहाँ पे मेकशिफ्ट रोड्स थे। ये वाले रीजन पे हमारे पास रोड नहीं था, हम दूसरे एरिया से आते थे, हम लेह से, उसके बाद नुब्रा वैली और इन सब एरिया से जाते थे। हमारे पास ये वाला स्पेसिफिक रोड है, और ये रोड कंस्ट्रक्शन 2005 से हो रहा है। ये काफी कॉम्प्लेक्स है। देखिए, ये जो आप मुझे देख रहे हैं ना, ये पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका, यहाँ नदियाँ बह रही हैं, और ये बहुत ही सर्दियों के बाद पानी का बहाव भी बहुत तेज होता है, जिससे सड़कें बह जाती हैं। इस तरह के इश्यूज होते हैं। इस वजह से ये रोड कंस्ट्रक्शन वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट इंक्लूडेड the construction of lot of dams and lot of very high altitude dams. दुनिया का सबसे बड़ा हाई एल्टीट्यूड डैम जो है वो इसी रोड पर है। तो अब थोड़ा सा इस रोड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी हम पैंगोंग पे नहीं आए, अभी हम केवल इस रोड को समझते हैं। और मैंने कहा कि भाई इस रोड में आखिर ऐसी क्या बात है कि गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग इतना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ये जो रोड है गरबुक श्योक डॉलर बेग ओली जो रोड है, जो 255 किलोमीटर में लंबी है। इशू इसका ये है कि ये गलवान ये की पॉइंट से होकर गुजरती है। गलवान वैली इसका एक पॉइंट है। और गलवान वैली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो रोड है ये ऑलमोस्ट एलएसी से पैरेलल है। तो चाइनीज का इशू ये है कि आप अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इतने नजदीक आकर एक पक्की सड़क बना रहे हैं जहां पे आप 6 घंटे में ये दूरी पार कर सके, तो उनका बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उनको ये लगता है कि इंडिया इज पोस्चरिंग इन अ वेरी अग्रेसिव मैनर ओवर चाइनीज साइड, क्योंकि
क्योंकि ये जो रोड है ना केवल ये एलएसी के बहुत करीब है, पहली चीज। दूसरी, ये खत्म होती है काराकोरम पास पे। काराकोरम पास से ही थोड़ा सा ऊपर जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है, जो कि चाइना का पाकिस्तान के साथ बीआरआई के अंदर सीपीईसी जाता है। और दूसरा, यहाँ से ही ये जो काराकोरम पास है, काराकोरम के पास से इधर आपका सीपीईसी है, वहीं पे आपका शिनजियांग प्रोविंस है, जहाँ पर चाइना बहुत टाइटली कंट्रोल करता है। इनफैक्ट चाइना का जो सबसे मास सर्वेलेंस है अपने अपने सिटीजन्स के ऊपर, वो शिनजियांग प्रोविंस में है, बीगर मुस्लिम्स के ऊपर। जो न्यूज़ आती है कंसंट्रेशन कैंप्स, चाइना की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, राइट, जिनको चाइना बहुत ज्यादा माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करके कम्युनिस्ट पार्टी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से राइट, वो वही एरिया। तो चाइना इज बेसिकली वेरी, चाइना इज बेसिकली नर्वस। और इन सारी चीजों को एक तरह से जो एक जिसको कहते हैं ना व्हेन यू अप द एंटे, जैसे आप किसी चीज के मतलब स्टेक्स को बढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे हुआ है क्योंकि ये रोड बन रही है। इसके साथ साथ पिछले अगस्त 2019 में हमारे होम मिनिस्टर ने संसद में एक स्टेटमेंट दिया था। पिछले अगस्त, एक साल पहले, हमने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया था, जो एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री अरेंजमेंट था जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटिव अटॉनमी को लेकर, जिसके वजह से मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया था बहुत ज़्यादा दुनिया भर से। इंडिया ने मेंटेन किया था कि इंडिया का इंटरनल मैटर है। तो हमारे होम मिनिस्टर वहाँ खड़े होकर एक स्टेटमेंट दे रहे थे। उस स्टेटमेंट में उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था अक्साई चिन पर, क्योंकि अक्साई चिन जो है वो लद्दाख का पार्ट है। उन्होंने कहा था कि कश्मीर भी हमारा है और लद्दाख भी हमारा है, इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान एंड अक्साई चिन। अब ये जो स्टेटमेंट था ये बहुत इन टाइम था, क्योंकि देखिए आप ऐसा स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, उसके साथ आप रोड भी बना रहे हैं। बट रोड तो 2005 से चल रहा है, तो चाइना का एडिशन अब क्यों हुआ है? क्योंकि 2005 से ये बहुत स्लो चल रहा है, और ये जो स्पीड अप हुआ है ये मोदी गवर्नमेंट के अंदर, ये 2014 के बाद से ये स्पीड अप हुआ है, ठीक है। और 2014 के बाद से मोदी गवर्नमेंट के अंडर एक पोस्चरिंग जो है वो इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की तरह से, मोदी हर जगह मोदी इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि चाइना को कुछ रिफ्लेक्शन सा दिखता है, क्योंकि शी जिनपिंग इज आल्सो नोन टू बी अ वेरी आई वुड से वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोलर एटसेट्रा। तो ये चीजें जो है वो समझने वाली बात ये है कि आर्टिकल 370 का अबॉलिशन इज नॉट द ट्रिगर फॉर व्हाट इज हैपनिंग टुडे। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड इज आल्सो नॉट अ ट्रिगर, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे प्ले देयर रोल। क्योंकि अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग सारी चीजें एक साथ नहीं करेंगे, फिर हम लोग चाइना की इंटरनेशनल पॉलिसी क्या रही है हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी हम इंडिया को डिस्कस करेंगे। तो लाइक आई सेड कि ये रोड जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट पासेस थ्रू स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। गलब्रुक, श्योक, इस रोड के बनने से हमारी आर्मी को बॉर्डर सिक्योर करने में बहुत आसानी होगी। अब हम लोग बात करते हैं, ये है वो एरिया गलवान वैली जहाँ से आपका ये रोड जो है वो जाता है, राइट। गलवान एक रोड का बीच में एक पॉइंट, और गलवान बेसिकली क्या है, गलवान एक रिवर है। गलवान और श्योक जो है ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, और यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है इनका, और एक बहुत बड़ी सी घाटी है। और ये बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से अगर आपका यहाँ पे कंट्रोल है तो आप बहुत आराम से यहाँ पेट्रोलिंग कर सकते हैं। और इसके चारों तरफ हिल्स हैं, राइट। यहाँ ये घाटी है गलवान वैली, दिस इज अ वैली। और यहाँ पे केवल गलवान वैली ही नहीं है, यहाँ पर देप्सांग वैली है। देप्सांग वैली देखिए काराकोरम पास दौलत बेग ओडी के पास है। 2013 में हमारा यहाँ स्टैंड ऑफ हो चुका है और रिजॉल्व हुआ था। तो देप्सांग वैली में भी हमारा, मैंने कहा था देप्सांग वैली डिस्प्यूटेड है। आपका चूमर, यहाँ देखिए नीचे चूमर है, ये डिस्प्यूटेड है। यहाँ हम बाद में जाएंगे, अभी हम इस रीजन को समझ रहे हैं, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि गलवान वैली जो है एक तरह से एक हॉटबेड बन गया है, क्योंकि चाइना बहुत वेरी है। अब यहाँ पे बात आती है कि गलवान वैली को, और ये रहे हॉट स्प्रिंग्स, देखिए ये गलवान वैली है, और गलवान वैली के पास एलएसी के और करीब ये है, ये हॉट स्प्रिंग का एरिया है। तो अभी जिनको हम कहते हैं कि इस समय जो हाई टेंशन जोन है वो गलवान वैली है, हॉट स्प्रिंग्स है, और पैंगोंग त्सो रीजन जो फिंगर रीजन। अब इसके बाद मैं आपको फिंगर रीजन के बारे में बताती हूँ, क्योंकि फिंगर रीजन डिस्प्यूटेड है। यहाँ पे अगर आप जूम इन करें तो मैं आपको फिंगर रीजन के बारे में समझाऊँ। देखिए ये मैंने आपको रोड के बारे में बताया, यहाँ पे हमारा लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल आ रहा है, राइट। अब ये लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल नीचे साउथ में बहुत ही लंबी सी एक झील है,
पैंगोंग काफी फेमस झील है, सब लोग जानते हैं पैंगोंग त्सो के बारे में। इट इज अराउंड 134 किलोमीटर लॉन्ग और अपने वाइडेस्ट पे ये 5 किलोमीटर वाइड है, राइट? जहाँ ये चल रहा है। हाँ, मतलब ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है डिस्प्यूटेड है। और मैंने यहाँ पे देखिए नंबर डाले हुए हैं 1, 2, 3 से लेके 8 तक, और यही है ये फिंगर रीजन। ये फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8। अब मैं बता रही हूँ इसमें डिस्प्यूट क्या है। यहाँ तक का तो जो रीजन था इसमें डिस्प्यूट नहीं था। डिस्प्यूट था हमारा देप्सांग वैली में सिर्फ। गलवान वैली में तो डिस्प्यूट रातों रात बन गया। 1962 से लेकर गलवान वैली में कोई डिस्प्यूट नहीं था। इस बार 2020 अप्रैल तक गलवान वैली में कोई डिस्प्यूट नहीं था। डिस्प्यूटेड था फिंगर रीजन। अब मैं आपको बताती हूँ कि फिंगर रीजन में डिस्प्यूट क्या है। देखिए फिंगर रीजन क्या है, एक लंबी सी झील है और इसमें क्या है कि इंडियन आर्मी इधर है, इधर चाइनीज आर्मी है। जब हमारी 62 की वॉर हुई थी तो हमारा जो जॉनसन लाइन का क्लेम था उसके हिसाब से, और आप देखिए यहाँ पे दो नाम लिखे मैंने, सीरीजैक 1, सीरीजैक 2, ये 2 तक हम पहुंच गए। हमने सीरीजैक 1 और सीरीजैक, ये इससे आगे का एरिया है, ये इससे आगे का एरिया टुवर्ड्स चाइना। जैसे आप इंडिया का मैप अपना इमेजिन करिए, ऐसे आता है ना इंडिया का मैप ऐसे, तो जो ये इंडिया का मैप ऐसे आ रहा है उसमें आप लद्दाख से जब ये नीचे ऐसे घूम रहा है तो वहां का ये मैं रीजन आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पैंगोंग त्सो के आगे और इसके आगे फिर उधर चाइना है, फिर नेपाल शुरू हो जाता है एक्सेट्रा। फिर यहाँ तक हमारा जो सीरीजैक 1 और 2 तक हमने आर्मी की पोस्ट हमने बनाई थी। नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी में आर्मी की पोस्ट सीरीजैक और सीरीजैक 2 थी। इसी को चाइनीज ने हटाया, डिस्ट्रॉय किया और हमें पीछे किया, राइट? और पीछे किया और हम यहाँ, फिर इसके बाद ये रीजन आ गया, लेक का रीजन आ गया। अब इंडियन आर्मी का क्लेम ये है कि यहाँ पे जो फिंगर 8 है ये हमारा एलएसी है। चाइनीज आर्मी का क्लेम ये है नहीं, फिंगर 4 जो है वो हमारा एलएसी है। तो चाइना इधर पुश करता है, इंडिया इधर पुश करता है, राइट? अब इसमें बात आती है कि अगर ये पैंगोंग त्सो का जो रीजन है, अगर ये इतना कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे वॉर क्यों नहीं हो रही, या यहाँ पे कुछ ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा? तो उसके पीछे हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। इधर मैंने आपके लिए लिस्ट करे हुए हैं 91, 93, 96, 2013 एंड 2016। यहाँ पे कुछ काफी सारे दोनों सरकारों के बीच में बातचीत हुई है जो ये इंश्योर करता है कि इतने डिस्टर्ब बॉर्डर में हम पीसफुल, हमारे टैक्स में मेजर पैक्स इसमें 93, 96, 2013 है, पर 91 में ये बात शुरुआत हुई, 2016 में भी कुछ हुआ। मैं अभी वहां पर आऊंगी, मैं अलग से बताऊंगी। Right now what I want to drive home is that the fact कि यहाँ पे ये जो इतना disputed region है, यहाँ पर भी हम एक mutual coexistence अभी तक हमारी चल रही थी। It was because of those facts, जो कि अब इस बार चाइना ने पूरी तरह फ्लॉप कर दिया, right? इन समझौतों की वजह से हमारा अभी तक वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, यहाँ किसी में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। लेकिन अभी रिसेंटली चाइना की तरफ से ही उसने अपने इस जो भी हमारा ये समझौता हुआ था उसको तोड़ा है। सारे समझौतों को फ्लॉप किया। मैं एक एक करके आपको बता दूं। पहले हम लोग तो मैंने आपको ये बता दी थी कि यहाँ पे जो डिस्प्यूटेड रीजन है, इनफैक्ट पूरे एलएसी पर उस पे हमारी लड़ाई ना होती है क्योंकि डिस्प्यूटेड रीजन है, अनमार्केटेड रीजन है, तो वहाँ पे उसके लिए हमारे पास कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो कि इस बार चाइनीज आर्मी ने जिनका पालन नहीं किया। तो अब हम उस पर आते हैं। पहले मैं आपको फिंगर रीजन का पूरा बताती हूँ। देखिए ये लेक है, करेंटली इस वक्त इंडियन आर्मी जो है वो फिंगर 4 पर, ओके? ट्रेडिशनली अभी अप्रैल तक, 2 महीने पहले तक हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। तो चाइनीज ने क्या किया है कि चाइनीज ने हमको, और चाइनीज देखिए क्योंकि हमारा क्लेम 8 तक था और चाइनीज का क्लेम 4 तक था, तो हम यहाँ तक आते थे पेट्रोलिंग करते हुए, वापस चले जाते थे। चाइनीज यहाँ तक आते थे पेट्रोलिंग करते हुए, वापस चले जाते थे। तो ये चीज एक गुड फेथ में चल रही है। 4 से 8 ये जो 8 किलोमीटर का एरिया, 4 से 8 फिंगर तक का जो एरिया है, दिस इज 8 किलोमीटर लॉन्ग। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए क्या हुआ था कि हमारा यहाँ पे नंबर फिंगर 3 पे इंडियन आर्मी का बेस भी है, पोस्ट भी है, और नंबर 3 से लेकर नंबर 4 के बीच में हमारे पास प्रॉपर सड़क मिली। तो हम यहाँ पे या तो पथरीला रास्ता है, हम यहाँ पे एक मतलब बाई फुट जाते थे या नाव में बैठ कर जाते थे। इसके बीच में 99 में कुछ हुआ। 1999 में इंडिया में कारगिल
कारगिल वॉर हुई थी, और हमने क्या किया था कि यहाँ से इवैक्यूएट करके, क्योंकि इसी एरिया में है, देखो यहाँ देखिए सियाचिन में है, कारगिल इसी एरिया में है, तो हमने डिप्लॉयमेंट जो है अपना उधर इवैक्यूएट यहाँ से कर दिया। राइट, उस वक्त ये चाइनीज आर्मी ने क्या किया कि ये जो 8 से लेके 4 तक भी जो एक कच्चा रास्ता था उसको पक्का रास्ता बना दिया। राइट, हमारे मतलब वहाँ टेंशन की राइट जी, फायदा उठाते हुए चाइनीज ने वहाँ वो बना लिया। लेकिन जब इस बात को लिया गया तो इसमें ये हुआ कि ये तो भाई दोनों साइड पेट्रोलिंग करते हैं तो दोनों साइड के लिए जरूरी है। तो बहरहाल अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी अप्रैल से क्या हुआ है कि यहाँ पर भी पहले बहुत हेवी डिप्लॉयमेंट था। इनफैक्ट जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो ये यहाँ से शुरू हुई, मतलब इस बार का जो मई जो शुरू हुआ था, जो पैंगोंग लेक का रीजन बार आता था कि फिंगर्स जो है वो चाइना जो है वहाँ पर आके जो रिसेंटली इंडिया चाइना अप्रैल एंड और मई से वो इस रीजन से हुआ। हाँ, क्योंकि चाइना ने क्या किया था कि चाइना जो है इंडियन आर्मी को पीछे डिप्लॉयमेंट हो रहा था, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस वक्त इंडियन आर्मी यहाँ पर है और चाइनीज आर्मी वहाँ। जो हम खबरें लगातार सुन रहे थे कि चाइना अपनी आर्मी को बॉर्डर पे ला रही है। राइट, पर अब उसमें प्रॉब्लम ये था कि चूंकि ये 8 किलोमीटर का बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, तो ये हम इंडियन वर्जन को मानते हैं या चाइनीज वर्जन को मानते हैं। चाइनीज कह रहे हैं कि हम तो कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो शुरू से कहते हैं कि ये हमारा क्लेम है। राइट, तो इसी चीज का है कि भाई क्लेम तो है, लेकिन अभी तक तो सब चीजें आराम से हो रही थी, फिर अचानक ही ओवरनाइट आप इतना अग्रेसिव क्यों हो? चाइना बेनिफिट ऑफ डाउट ले रहा था और इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए था। इसीलिए एक आध आर्टिकल्स आए थे, बहुत पॉपुलर हुए थे कि इंडियन फिंगर्स अंडर चाइनीज बूट्स। तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि यही है वो फिंगर्स, क्योंकि इंडिया का क्लेम तो एक है ना। आप डिस्प्यूटेड लैंड है तो चाइना अपनी आर्मी को यहाँ क्यों बैठा है? राइट, अगर डिस्प्यूटेड लैंड है तो आप भी तो अपनी आर्मी को बिठाइए। तो प्रैक्टिकली इस वक्त हम तो यहाँ हैं और चाइना ने तो अपने क्लेम के हिसाब से बिठा रखा है ना, हम तो अपने क्लेम को रीच नहीं कर पा रहे। तो डीएस्केलेशन का शुरू में एक ये भी मुद्दा था कि हम यहाँ से डीएस्केलेट करें, और जो स्टेटस को था, मतलब अप्रैल तक जो हम इधर जाते थे वो इधर आते थे तो वैसे मेंटेन हो जाए। राइट, तो ये जो रीजन है ये हमारा डिस्प्यूटेड रीजन है। अब आप मुझसे ये बात पूछिए, ये एक लॉजिक बनता है, और चाइना का ऑब्वियसली यहाँ पे अब सिरिजा कौन है, सिरिजा ये हम ऑलरेडी ये चाइनीज बेस है और इस पर हमारा कोई क्लेम नहीं, कोई नहीं। ये जॉनसन लाइन के अंतर्गत हमने क्लेम किया था नेहरू के समय में, लेकिन 62 की वॉर के बाद से यही है जो 8 किलोमीटर का कंफ्यूजन। हम कहते हैं कि यहाँ है, चाइना कहते हैं कि यहाँ। ये तो फिर हमारे आउट ऑफ सिलेबस पहले ही हो गया था, अब नहीं है। तो अब आप समझिए कि ये फिंगर जो रीजन है इसको लेकर इशू क्या है, और सारे फिंगर्स में देखें तो फिलहाल डिस्प्यूट यहाँ पे होना चाहिए था। हाँ, जो फिंगर पॉइंट है, बट अभी जो रिसेंट हुआ है, जो इंटरेक्शन हुआ है दोनों फोर्सेस का, आर्मी का, वो हुआ है गलवान। ठीक है, ये हम इसको एड्रेस कर रहे थे अपने टैक्स की वजह से, ठीक है, बट वो सेम टैक्स तो यहाँ भी एप्लीकेबल है। हाँ, पहले वो वहाँ टूटे फिर वो यहाँ टूटे। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ये एक कॉमन सेंस अप्रोच है आपका, तो ये ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ है। चाइना में मैं इसका थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि कैसे है। तो अभी तक मैं आपको ये बता रही थी कि बेसिकली गलवान जो बेसिकली जो पैंगोंग त्सो का रीजन है, डिस्प्यूटेड रीजन वेस्टर्न सेक्टर का सबसे बड़ा ये है, लेकिन जो इस समय हॉटबेड है कॉन्फ्लिक्ट का वो है गलवान में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? राइट, यही आपका सवाल है। तो मैंने आपको ये समझाया कि यहाँ पे इशू क्या है। अब अगर हम ये देख रहे हैं कि जो मई 2020 का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, मतलब जो अप्रैल एंड मई 2020 का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, ये प्रॉब्लम जो 5th और 6th मई को शुरू हुआ है, पहला स्कफल जो हुआ है वो स्कफल राइटफुली यही हुआ है। क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चाइना ने सबसे पहले क्या किया, चाइना ने यहाँ से जो अपना क्लेम लाइन था वहाँ पे इंडियंस को पीछे अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाते गए। तो फिर इंडियंस ने भी एज अ रिजल्ट अपना डिप्लॉयमेंट यहाँ थोड़ा बढ़ाना शुरू किया। तो जो पहला स्कफल है, which is मैंने आपके लिए यहाँ लिख रखा है, आप जूम इन करेंगे तो आपको डेट देखेगा, मई 5th 6th को जो पहला स्कफल हुआ है 2020, ये हुआ है पैंगोंग त्सो रीजन। ओके, इसके बाद का जो स्कफल है मई 9th का, ये हुआ है गलवान रीजन। ठीक, अब आप कह रहे हैं कि यहाँ से ये स्कफल इधर कैसे चला गया, राइट? तो बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया और चाइना का, इसीलिए बार बार कहते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये पुराने प्रॉब्लम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके पहले जो 2013 में हुआ, 2014 में हुआ, 2017 में हुआ, वो लोकलाइज था। सो हाउ डू वी मेक
I mean, अगर हम ये कहते हैं कि the 2020 standoff between India and China or the clash between India and China is of a more complex nature. अगर हम ये कह रहे हैं तो why is it that the strategic analysts and the people who closely follow India-China developments are saying this? Reason being कि 2013 में जो डेप्सांग वैली में हुआ, डेप्सांग वैली, उसके बाद 2014 में जो चूमर में हुआ, दिस इज चूमर, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये भी डिस्प्यूटेड रीजन है। 2017 में जो और इधर डोकलाम में हुआ, डोकलाम जो है वो भूटान के पास का एरिया है, ये सारे ये भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, ये भी वो वाले डिस्प्यूट्स थे जो इसमें थे, जो डिफरेंट ओपिनियन था हमारा उसके वजह से थे। लेकिन तो अभी जो यहाँ पे मतलब यहाँ पर भी दोनों आर्मीज का डिप्लॉयमेंट हुआ, चाइना की तरफ से डिप्लॉयमेंट सुनने को मिला, इंडिया ने डिप्लॉयमेंट किया, तो यहाँ अभी तक कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है पुराने से ठीक है, बट जो हुआ है वो गलवान में हुआ, तो उसको कुछ थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या है इसके पीछे की? हाँ नहीं, देखिए पहले ये समझना है हमें कि जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो गलवान में हुआ, स्टैंड ऑफ जो शुरू हुआ है वो पैंगोंग त्सो से ही शुरू हुआ है, क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग पैंगोंग त्सो का रीजन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया कि क्या फिंगर का जो क्लेम है, फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का जो ओवरलैपिंग क्लेम है, इसकी वजह से ये एक टेंस रीजन है, ये सही बात है। और मई 5th और 6th को जो पहला स्कफल हुआ है इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में, इट हैज स्टार्टेड हियर, क्योंकि चाइना हमें पीछे कर रहा था डिप्लॉयमेंट से और हम भी इधर से अपने को पुश कर रहे थे, पहला स्कफल यहाँ हुआ है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा स्कफल है वो हमारा हुआ है गलवान वैली रीजन, ओके। गलवान वैली रीजन में अब आपका सवाल ये है कि जब गलवान वैली रीजन पहले से डिस्प्यूटेड नहीं था तो चाइना ने यहाँ पे क्यों किया? इसी क्रम में मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो मई 2020 का इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, ये इनहेरेंटली इट इज ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स नेचर दैन व्हाट हैपेंड इन 2013 एट डेप्सांग और इन 2014 एट चूमार, ओके। वाई और 2017 डोकलाम, वाई? क्योंकि ये 2013 का डेप्सांग वैली, ये है डेप्सांग वैली, ये भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, ये डिस्प्यूटेड रीजन। ये है चूमर, चूमर भी LAC, ये LAC है, इसके पास में है, ये भी डिस्प्यूटेड रीजन है। उधर डोकलाम भूटान के पास है, वो भी डिस्प्यूटेड रीजन है। इन सब में डिफरेंट परसेप्शन को लेकर ही हुआ है, हम रोड बना रहे थे, कभी वो रोड बना रहे थे, हमने रोका एक्सेट्रा। लेकिन इशू क्या था कि ये जितने थे, पहली बात तो यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, और दूसरी बात अगर ये डेप्सांग वैली का डिस्प्यूट था तो ये डेप्सांग वैली तक लिमिटेड था, चूमर का डिस्प्यूट था तो चूमर तक लिमिटेड था, डोकलाम का डिस्प्यूट था तो वो 72 डेज तक चला, लेकिन डोकलाम तक लिमिटेड था। ऑन द कॉन्ट्ररी जो मई 2020 में हो रहा है, इसका नेचर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। व्हाई? क्योंकि चाइना का एक तो डिप्लॉयमेंट बहुत हेवी है, पहली चीज। दूसरी चीज, शुरू यहाँ हो रहा है, फिर गलवान वैली पहुंच रहा है, फिर हॉट स्प्रिंग्स पहुंच रहा है, तो ये बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहा है। ये इसके पहले नहीं हुआ। इसके पहले जो हमारे बॉर्डर जो डिस्प्यूट्स हुए हैं, दे हैव बीन लोकलाइज्ड कंपेयर्ड टू दिस वन वेयर इट इज ब्रांचिंग आउट वेरी फास्ट। ना केवल वेस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर मतलब जो अरुणाचल प्रदेश के पास वाला, मैंने आपको बताया था ना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3 सेक्टर्स हैं। तो जो ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर में पिछले 1 महीने में 10 दिन में बहुत जबरदस्त चाइना के द्वारा पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी गई, और वहाँ पे जो MI-17 प्लेन्स हैं और उनके जो लोकल मीडियम चॉपर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग वहाँ पे बहुत इंटेंस हो गई है। तो एक साथ चाइना वेस्टर्न सेक्टर पे अटैक कर रहा है, ईस्टर्न सेक्टर पे पेट्रोलिंग बढ़ा रहा है, ये एक बहुत टेंस सिचुएशन है। इसी वजह से ये सिचुएशन जो है ये यूनिक है कंपेयर टू 2013 और 14 और 17। तो अगर कोई ये कह रहा है शुरू में अगर से डाउन प्ले किया गया कि इट इज जस्ट अ बॉर्डर डिस्प्यूट, वी आर यूज्ड टू बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ये बात यहाँ पे लागू नहीं है। नाउ लेट अस कम टू गलवान वैली। सो इट स्टार्टेड May 5th and 6th, आप जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे 5th and 6th में जो फर्स्ट स्कफल हुआ है, इट इज हैपनिंग एट पैंगोंग त्सो, ओके। May 9th को जो दूसरा स्कफल हुआ है वो यहाँ गलवान वैली में हो गया है, और May 25th तक, क्योंकि स्कफल हो रहा था दोनों जगह और बार बार सैटेलाइट इमेजेस और ये आ रहे थे, May 25th तक चाइनीज ने ये जो गलवान वैली का जो बेसिन एरिया है, क्योंकि इट्स अ रिवर, आई टोल्ड यू इट्स अ रिवर, तो ये जो आपको पूरा एक ऐसा बड़ा सा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे चाइनीज ने मैसिव डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया था।
तकरीबन 5000 Chinese soldiers had started getting deployed. ओके, इसके बाद पहली बार जो टॉक्स हुई है वो 30th मई से होना शुरू हुआ। 30th मई जो है वो पहली बार टॉक्स होने शुरू हुए। 6 जून को पहली बार डी एस्केलेशन के टॉक्स शुरू हुए हैं, आर्मी लेवल पे डी एस्केलेशन, क्योंकि ये हो रहा था कि गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग सो पे ये जो मैसिव, और स्पेशली इस रीजन में जो मैसिव डिप्लॉयमेंट हो रहा है आर्मी का, क्योंकि फिर उधर से इंडियन आर्मी ने भी डिप्लॉय करना शुरू किया, तो इसके लिए हमें डी एस्केलेट करना है। तो डी एस्केलेशन के टॉक्स शुरू हुए। 9 जून को डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ। क्या डिसएंगेजमेंट था देखिए, अब यहाँ पे बार बार आता है कि गलवान वैली में हमने और चाइनीज ने ये तय किया कि हम जो ये हॉटबेड है यहाँ से 2.5 किलोमीटर हम रिट्रीट करेंगे और आप भी रिट्रीट करेंगे, राइट? दोनों आर्मीज रिट्रीट। तो तकरीबन 2 किलोमीटर का जो सेंसिटिव जो रेडियस है उससे हम लोग रिट्रीट करेंगे, ठीक? आप उधर जाएंगे। तो हमने क्या किया, जो पोस्ट 14 है, पोस्ट 15 है से रिट्रीट करके हम 17 पर आने लग गए। उधर चाइना रिट्रीट कर रहा था और ये न्यूज़ आने लग गई, एंड दिस वाज बीइंग काउंटेड एज अ वेरी मैच्योर स्टेप, यू नो, बिटवीन जो आर्मी के लेवल की टॉक्स की बात हो रही थी, और ये रिपोर्ट भी आने लग गई कि यू नो हम लोग डिसएंगेज कर रहे हैं, यू नो ये कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, और हम हॉट स्प्रिंग से भी, क्योंकि ये सारा जो मतलब हमने कहा कि ये जो हॉटबेड का एरिया है यहाँ से हम 2 किलोमीटर पहले तो पीछे जाएंगे, राइट? उसके बाद क्या हुआ, जून 9 को ये हो रहा है। उसके बाद जून 13 को भी ये सब न्यूज आ रही है कि ये सक्सेसफुल चल रहा है। हमारी आर्मी का बयान आता है, हमारे आर्मी चीफ का, कि द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, यू नो। और इंडियन मीडिया में ये न्यूज आ रही थी कि चाइना शायद हमसे डर गया, और इस तरह के बहुत सारे ड्रामेटिक न्यूज आ रहे थे। फिर आता है जून 15 का दिन। 15 का दिन, दिस इज मंडे, और इसको जूम इन करेंगे। जून 15 को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, एवरीबॉडी शुड नो। दिन के वक्त में, इन द डे टाइम, डिस्कशंस हो रहे हैं दोनों पार्टीज के बीच में दो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर। गलवान में डिस्कशंस कर रहे हैं चाइनीज और इंडियंस, और हॉट स्प्रिंग्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज द गलवान वैली एंड दिस इज हॉट स्प्रिंग। गलवान वैली में डिप्लॉयमेंट ज्यादा है, ये ज्यादा टेंशन का जोन है, तो यहाँ ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स हो रही है। हॉट स्प्रिंग में थोड़ा सा उससे कम टेंशन है, यहाँ कर्नल लेवल की टॉक्स हो रही है। तो सुबह हम टॉक्स कर रहे हैं और रात में इतना मैसिव वायलेंस होता है, 15-16 की रात में 11:30 बजे, कि इसी गलवान वैली में देयर इज अ रिज, जहाँ पर बेसिकली इंडियन आर्मी कहती है कि चाइनीज अपने काउंटर पार्ट से कि आप टेंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम डिसएंगेजमेंट करने की सारी बातें हो रही थी उसमें ये तय हुआ था कि हम 2 किलोमीटर रिट्रीट करेंगे। तो जब हम रिट्रीट करेंगे तो आप भी रिट्रीट करिए, तो फिर आप यहाँ पे टेंट क्यों बना रहे हैं? और इसी को कहने के लिए जो हमारे कर्नल थे, जो कमांडिंग ऑफिसर थे 16 बिहार रेजिमेंट के, वो गए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मत करिए, और वो निहत्थे जाते हैं। निहत्थे इससे वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि भाई आखिर वो निहत्थे क्यों गए। आजकल ये बहुत चल रहा है न्यूज़ में कि वो निहत्थे, हाँ राइट, वो अभी हम लोग वहाँ आएंगे कि वो निहत्थे क्यों गए, पर वो निहत्थे जाते हैं, उनके साथ ज्यादा लोग नहीं है, और वहाँ पे चाइनीज के पास अच्छा खासा बेकन्स है, रॉड्स हैं, और वो उनके पास आर्म्स नहीं, मतलब उनके पास गोली बारूद नहीं है कन्वेंशनल, पर उसके अलावा चोट पहुंचाने की तमाम चीजें हैं। और एक मैसिव वहाँ पे मतलब एक तरह से लड़ाई होती है, मतलब हैंड टू हैंड जो लड़ाइयाँ होती हैं, और जिसमें चूंकि वो रिच एरिया है, रात का वक्त है, तो बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स जो है वो नीचे कूद जाते हैं, और सब इसलिए कि वहाँ पानी राइट, वो सब 0 टेम्परेचर है, तो गलवान रिवर है वहाँ पे, उस पूरे एरिया में ये सब हो रहा है, सब 0 टेम्परेचर्स है। सम यू नो द इंडियन सोल्जर्स आर यू नो दे डाई, दे बेसिकली ड्राउन टू डेथ, और हमारे कमांडिंग ऑफिसर भी वहाँ पे शहीद हो गए। कुछ इंडियन सोल्जर्स गायब हैं। हाँ राइट, ये सब भी था, ये सब भी था। पता है चला कि वो नीचे पानी में गए थे, राइट एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये होता है फिर, और चूंकि हम निहत्थे गए थे, लेकिन जब चाइनीज हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर हमारी टुकड़ी भी पीछे से आती है, और फिर चाइनीज को भी यू नो वो भी मारे जाते हैं। और हाँ, और जो इंटरसेप्ट हमने किया है वो ये क्या है कि if 20 Indian soldiers died, so about 40 to 43 Chinese soldiers died. Now the question that everybody is asking कि निहत्थे क्यों गए, राइट? तो अब हम इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, जो मैंने यहाँ लिखा है, अगर आप जूम इन करेंगे तो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म्स क्या क्या है। ऑन द वन हैंड अगर हम कहते हैं कि 19 मतलब ब्रिटिशर्स के जमाने से हमारा अनसेटल्ड बॉर्डर है, और 62 की वॉर हम देख चुके हैं। करने के लिए दोनों ही देशों ने कुछ समझौते किए ताकि वहाँ पे ये आर्मी के कन्फ्रंटेशन ना हो।
हाँ एग्जैक्टली, इस तरीके की सिचुएशन कभी उत्पन्न ना हो, ताकि हम दोनों पीसफुल कंट्रीज हैं और हम म्यूचुअली कोएग्जिस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ऑन द वन हैंड द बॉर्डर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वी नीड मोर टाइम टू सॉल्व ऑल द इश्यूज, बट ऑन द अदर हैंड वी हैव टू मेक श्योर कि वॉर ना हो, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, एशिया की ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, काफ़ी इनका डीप इकोनॉमिक रिलेशंस भी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये शुरुआत जो है 1962 से लेकर, जब 62 बाय द वे 62 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गलवान वैली में 62 में वॉर हुई थी, जो 62 की वॉर थी वो गलवान में भी हुई थी, और उसके बाद से ये बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम यहाँ बाकी जगह थी। तो 1991 में पहली बार देखिए, 1987 में भी जब चाइना और इंडिया में क्लैश होता है, फिर 88 में राजीव गांधी जो है वो जाते हैं चाइना और थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हैं, अप्रोचमेंट कहते हैं उसको, वो करते हैं। फाइनली नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में चाइनीज प्रेसिडेंट पहली दफा जब आते हैं यहाँ पर, तो 1991 में दे स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कि ये जो पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसमें इतना सारा अनडिमार्केटेड रीजन है, हाउ डू वी डेवलप अ मैकेनिज्म टू डील दोनों ही कंट्री इस बात पे राजी होते हैं कि मतलब हम इन सब हम इसमें कुछ करें, यू नो वी स्टार्ट दे स्टार्ट इस बात को समझाने की शुरुआत करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट। और पहला जो हम माइलस्टोन है हमारा वो 1993 में आता है, इस वक्त भी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार है, और 93 में पीवी नरसिम्हा राव पेज अ विजिट टू बीजिंग, वो जाते हैं चाइना जी, और वहाँ पे ये पहली बार होता है, और वहाँ पे ये तय होता है कि ये जो एरियाज हैं इनमें हमारा प्रोटोकॉल क्या होगा, तो ये कि वहाँ पे हम यू नो ज़्यादा मतलब एक दूसरे की पेट्रोलिंग को हम मतलब वायलेंट नहीं होंगे एक्सेट्रा, ये करके पहला जो माइलस्टोन है 93 में आता है। फिर 1996 में अब एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद फिर ये सेकंड इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जहाँ पे ये सब चीज़ें तय होती हैं कि हम केमिकल वेपन्स नहीं यूज़ करेंगे, हम पेट्रोलिंग जो है उस पर हम मतलब निहत्थे जाएंगे, और 93 में होता है, 96 मतलब 93 में शुरुआत होती है, 91 में ब्रेनस्टॉर्मिंग, 93 में पहला हथियार ना ले जाने वाली बात जो है 96 में है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर वो कर्नल लेवल पे जाएगी, डिप्लोमेटिक लेवल पे जाएगी, मतलब हम लड़ेंगे नहीं, उसको बातचीत के द्वारा सुलझाएंगे, राइट। और सबसे बड़ा जो माइलस्टोन है ये 2013 में आता है, यूपीए 2, और मजे की बात ये मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि जब 2013 में ये पैक्ट हुआ है चाइना के साथ, तो उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी क्रिटिसाइज किया था इस पैक्ट को, और ये कहा था कि ये चाइना के साथ हमारा कॉम्प्रोमाइज है और हमारी सॉवरेनिटी के साथ एक वो है, क्योंकि हालांकि अब जब राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है इस पर, हालांकि जब बीजेपी पावर में आती है 2014 में, तो वो वही कैरी ऑन करते हैं जो यूपीए उन्हीं समझौतों को जो कांग्रेस की सरकार में हुए थे उन्हीं को लेके आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें भी बात करेंगे कि यूपीए 2 मोदी 1 और मोदी 2 में एक कंटिन्यूटी है, और वो कंटिन्यूटी जो है वो अब ब्रेक हुई है चाइना को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। तो 2013 में जो सबसे जो हमारे पास सॉलिड बॉर्डर सेटलमेंट मैकेनिज्म है, बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, वो 2013 का है। 2013 में हमने तमाम तरह की ये सब चीज़ें हमने देखी कि हम कभी यहाँ पे मैसिव डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक टेंशन का एरिया है, ये जो बॉर्डर है, तो हम यहाँ पे कभी एक डिवीजन से ज़्यादा नहीं रखेंगे, एक डिवीजन का मतलब रफली 1000 ट्रूप्स, 1000 ट्रूप से ज़्यादा नहीं रखेंगे। उसके बाद हमने ये तय किया कि यहाँ पर हम कभी ये आर्म्स नहीं ले जाके रखेंगे। तो जब चाइना ने, अब आप समझ लें यहाँ पे क्यों ये 91, 93, 96, 2013 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब मोदी आते हैं पावर पे, तो यही पॉलिसी को फॉरवर्ड करते हैं, वो ले जाते हैं, और मोदी जो है वो जाने भी चाहते हैं कि वो चाइना से बहुत क्लोज थे, चाइना कई बार आ गए, और जब वो सीएम थे तो भी बहुत बार गए, और ये सब भी हमारा हमें मालूम है। उसके बाद 2016 भी एक इम्पॉर्टेंट वो है, क्योंकि इस वक्त मोदी चाइना में है, और यहाँ पे पहली दफा जॉइंट एक्सरसाइजेस शुरू होती है चाइना और इंडिया की फॉर बॉर्डर पेट्रोलिंग। इसके पहले जो पेट्रोल था वो चाइनीज अलग करते थे, इंडियंस अलग करते थे। 2016 में पहली बार जॉइंट एक्सरसाइज शुरू होती है, सो इट इज अ माइलस्टोन, राइट। दोनों ही सेनाएं एक साथ पेट्रोलिंग करती हैं, एक साथ पेट्रोल करेंगे, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, राइट। तो अब जब ये कहा जाता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा इस पर रिविजिट करें। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम जब यहाँ पे रोड बना रहे हैं, तो जब हमें पता था कि हम एक सेंसिटिव एरिया में रोड बना रहे हैं, ये अनसेटल्ड एरिया है, और यहाँ पे चाइनीज जो है वो डिप्लॉयमेंट, मतलब चाइनीज का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम जो है वो कश्मीर, मतलब आर्टिकल 370 को लेकर उनका स्टेटमेंट आ रहा है,
और इन सब चीज़ों में आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अब हमारे पास जो एक लॉजिकल सवाल है वो ये बनता है कि जब हम यहाँ पे रोड बना रहे थे तो हमने पहले से डिप्लॉयमेंट करके क्यों नहीं रखा, राइट? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास दो एजेंसीज हैं, एक है आईटीबीपी और एक है इंडियन आर्मी। आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो वो देखती है, पुलिसिंग करती है, उसकी पोस्ट है, लेकिन इंडियन आर्मी की पोस्ट नहीं है, ठीक? तो गलवान वैली को हमने छोड़ा हुआ है, और जब हम इतने नजदीक से रोड बना रहे थे तो वैली पर जो एक चौड़ा एरिया है जहाँ पर हम डिप्लॉय कर सकते थे, हमने डिप्लॉय क्यों नहीं किया? अब इसका अगर आप मुझसे डिफेंस पूछे कि क्यों नहीं किया, तो उसका रीजन है 2013, क्योंकि हमने तय किया, क्योंकि हमने ये तय किया था कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक डिवीजन से ज्यादा ट्रूप्स हम नहीं रखेंगे। लेकिन इसका काउंटर ये है कि चाइना तो 25 मई को जब 5000 ट्रूप्स लेकर आ रहा है, फिर भी हमने अपने ट्रूप्स क्यों नहीं बढ़ाए? आर्मी के आने के बावजूद भी हमने अपनी आर्मी को सफिशिएंटली नहीं बढ़ाया, राइट? और हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस भी पहले से आ रही है, तो ये कुछ ऐसे लैक्यूना है जिसका हमारी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बता रही थी कि जो हमने यहाँ पे हेवी डिप्लॉयमेंट नहीं किया था, उसके पीछे रीजन है ये 2013 का जो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है, जो पैक्ट है, जो ये कहता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमें करनी है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको वायलेंटली नहीं करेंगे, हम इसको अपने मतलब हायर लेवल पे ले जाएंगे और बातचीत के जरिए सुलझाएंगे और डिप्लोमेटिक लेवल पे ले जाएंगे। तो दोनों पार्टीज इसको लेके कमिटेड हैं और ये चला आ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये जो लैक्यूना है ये है कि जब 25 मई को चाइनीज 5000 ट्रूप्स यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं इस बेसिन में, तो हम क्यों वेट कर रहे हैं? हमने अपने डिफेंसेस को क्यों नहीं मतलब पेप अप करके रखा? क्योंकि हमें दिख रहा था कि 25 मई को 5000 ट्रूप्स का कुछ मतलब है, चाइना अपने बॉर्डर पे। हाँ, जबकि हमारा अंडरस्टैंडिंग ये था कि एक डिवीजन से ज्यादा नहीं है। तो आइडियली स्पीकिंग हमारे को, अगर हम इतनी सेंसिटिव रोड बना रहे हैं, तो हमारे पास पहले तो इस चीज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमारे पास या तो आउटपोस्ट ज्यादा हो या ट्रूप ज्यादा हो, क्योंकि देखिए इसमें और भी प्रॉब्लम है। अगर आप इसी में ऊपर जाते हैं तो ऊपर कैलाश रेंजेस आती है, माउंटेन रेंज है, वहां से भी एलएसी गुजरती है और वो अभी तक अनडिमार्केटेड है। वो जो हिल्स है उसमें ही चाइना का भी क्लेम नहीं किया, इंडिया ने भी, वो अनडिमार्केटेड। और जिस तरह से ये सिचुएशन चल रही है, कल को चाइना वहां पे भी करेगा। तो आप अगर चाइना ने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली इसको छोड़ दिया था, तो हम इतना बेनिफिट ऑफ डाउट हमें चाइना को नहीं देना चाहिए। और फिर मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगी कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो रही थी, जैसे सैटेलाइट इमेजेस थी। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि 20-25 अप्रैल के आसपास यूएसए से इंटेलिजेंस हमारे पास आई थी कि सैटेलाइट इमेजेस बहुत सारी हैं, और व्हाई वाज द गवर्नमेंट सिटिंग। तो अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि एक रीजन ये था कि वुहान कंसेंसस हमारा साइन हुआ था, और वुहान कंसेंसस के वजह से मोदी और शी जिनपिंग का एक हाई पॉइंट था, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अब थोड़ा सा वुहान कंसेंसस के वजह से मतलब हम लोग उस पर शायद वी वर पिनिंग आवर होप्स ऑन दैट कि वुहान कंसेंसस है तो चाइना उसका सम्मान करेगा और चाइना इनका सम्मान करेगा। अब चाइना ने, हमने देख लिया कि चाइना ने किसी का सम्मान नहीं किया, और बहुत ही 1967 के बाद से 2020 का ये जो क्लैश है, इसका पैरेलल केवल 67 में ही मिलता है और बीच में कहीं नहीं मिलता। तो ये हमारा फेलियर है कहीं ना कहीं, और हमारा मिसकैलकुलेशन है, और समवॉट हमारा फेलियर तो डेफिनेटली है। पर उसके भी कुछ रीजंस हैं, हम लोग को उसको भी समझना चाहिए कि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट क्यों था कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। अब हम लोग उसमें जाएंगे। तो इसके अलावा अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है, मतलब मोदी का जो 2018 में क्या हुआ ऐसा, व्हाई वाज आवर गवर्नमेंट सो साइलेंट? तो जब इतना सब कुछ दोनों देशों के बीच चल रहा था, टेंशन फ्राई हो रही थी, और दोनों ही कंट्री, चाहे बड़ी चाइना ने पहले शुरू किया, जो हमारे समझौते हुए थे चाइना के साथ, उन सबको तोड़ा चाइना ने, तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्यों इतनी देरी रही इन सब चीज़ों को समझने में? क्या हमारा आकलन गलत रहा सरकार का, या हम अवॉइड कर रहे थे चाइना के साथ एक टेंशन को एस्केलेट करना? तो क्या उसके पीछे कारण है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसे समझना जरूरी है। देखिए, चाइना के जब से मोदी आए हैं सरकार में, तब से चाइना उनकी प्राथमिकता रहा है।
इतनी ज़्यादा रहा है कि उनको क्रिटिसाइज किया गया है कि हमने नेपाल पे ध्यान नहीं दिया, हमने श्रीलंका, बांग्लादेश, इन छोटे कंट्रीज़ पे ध्यान न देकर हमने सारा का सारा ध्यान चाइना पे लगाया और चाइना के साथ हमने अपने ट्रेड को काफ़ी ठीक करने की कोशिश करी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं, तो ये हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इंडियन गवर्नमेंट कोई बयान देने से बच क्यों रही थी। और ये हो रहा था कि अब तो इतना ज़्यादा इन्होंने इंकर्शन कर लिया है और अब आपको कोई बयान, तो अब तो वो दे रहे हैं, अब तो बात बिल्कुल आर पार की है। लेकिन एक बहुत लंबा वक्त था जब इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो ऐसा लग रहा था कि चाइना को बेनिफिट ऑफ डाउट देती जा रही है और कुछ बोल क्यों रही है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि उसके बगैर हमें ये सिचुएशन ठीक से समझ नहीं आएगी। तो मैंने आपसे कहा कि मोदी 2014 में आए और आने के साथ साथ उन्होंने चाइना को एक प्राइमेसी देना, उनकी पॉलिसी जो थी वो यूपीए 2 को कंटिन्यू किया। 2016 में मैंने कहा कि पहली बार जॉइंट पेट्रोलिंग की शुरुआत हुई चाइना और इंडिया के बीच में। उसके अलावा 22 राउंड्स तो हो ही रही हैं, बॉर्डर सेटलमेंट पे टॉक्स जो है वो चल रही हैं। उसके बाद देखिए एक बीच में डिस्टर्बिंग एलिमेंट आया 2017 में हुआ दोकलाम भूटान के पास का एरिया है, वहाँ पे चाइना रोड कंस्ट्रक्ट करा था और इंडिया ने आके मना किया और 72 डेज तक दोनों आर्मीज ब्लॉक रही और अल्टीमेटली वो डिफ्यूज हुआ। ठीक, तो डोकलाम के बाद से कुछ महीनों बाद अप्रैल 2018 में वुहान कंसेंसस होता है। और वुहान कंसेंसस क्या है? बेसिकली देखिए, वुहान कंसेंसस मोदी जो थे वो गए थे वुहान और चाइना गए थे और उन्होंने शी जिनपिंग से मीटिंग करी। इससे पहले भी वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन वुहान कंसेंसस के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इसका वक्त क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो वुहान कंसेंसस 2018 में हुआ अप्रैल में, और ये देखिए चाइना और इंडिया का जो डिस्टर्बेंस चल रहा है एलएसी पर, उसके बावजूद चाइना और इंडिया दो बहुत ही डीप इकोनॉमिक रिलेशंस वाले कंट्रीज में है। चाइना जो है वो पहले यूएई हमारा टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था और अब चाइना है। तो जो वो मुल्क जिससे हमारा सबसे ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड होता है, तो उससे हम मतलब आप समझ रहे मेरी बात को कि ये अपने आप में इंटरेस्टिंग फीचर है कि हमारा इतना पुराना एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी उनसे चला आ रहा है और साथ साथ हमारा ट्रेड भी बेनिफिट है। तो ये क्या है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है उसमें इसको न्यू लिबरल और इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं कि हम नए इंस्टीट्यूशंस इतने डेवलप करें कि हम मतलब अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को लगातार देखते हैं। तो लॉजिक ये कहता है कि अगर हमारा ट्रेड ज़्यादा होगा तो हम वॉर से बचेंगे क्योंकि दोनों पार्टीज का नुकसान है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चल रहा था। देखिए बैकग्राउंड अगर आप देखें वुहान कंसेंसस की, तो 2017 में डोकलाम हुआ था और डोकलाम के बाद हमारे रिलेशंस जो थे वो ठीक नहीं थे। उसके बाद क्या होता है कि मोदी वहाँ जाते हैं अप्रैल 2018 में और वुहान कंसेंसस होता है। इसमें मेनली क्या क्या होता है? देखिए, ऑन द वन हैंड इंडिया और चाइना का ट्रेड रिलेशंस को डिस्कस किया जाता है। क्या है वो ट्रेड रिलेशंस? देखिए, इंडिया और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है, इसमें ट्रेड इम्बैलेंस है। इसका मतलब क्या है कि हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और चाइना को एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। तो हमारा जो बाजार है वो चाइनीज प्रोडक्ट से भरा हुआ है और बहुत सस्ता है वो, मतलब एक तरह से हम बहुत ज़्यादा चाइना से सामान मंगाते हैं और हमारे यहाँ वो सामान बिकता है। ऑन द कॉन्ट्री हम उतना सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे चाइना को। ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। करंटली जो है ये ट्रेड इम्बैलेंस मैंने बताया कि वो चाइना के फेवर में है, मतलब चाइना एक्सपोर्ट सरप्लस में है और हम एक्सपोर्ट डेफिसिट में हैं, राइट। वुहान कंसेंसस में तेजी आई वुहान कंसेंसस में ट्रेड के बाद, और बायलैटरल ट्रेड जो है 2018 के बाद से 1.6% बढ़ा। 2019 में हमारा बायलैटरल ट्रेड जो था वो ऑलमोस्ट $640 बिलियन रहा, which is an impressive figure। वुहान ने हेल्प किया कि हम इस ट्रेड इम्बैलेंस को रेक्टिफाई करें। बहुत सारी चीजें हमने सक्सेसफुली चाइना से नेगोशिएट करी, जैसे कि इम्बैलेंस का मतलब कि हमारे यहाँ जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही एक्सपोर्ट भी होना है, उसमें हमारी कम से कम बराबर में है। तब ये कम से कम घाटे का सौदा नहीं है। वरना क्या हो रहा है कि अगर हम सब बाजार में कहीं ज़्यादा रहे चाइना का और हम अपना बेच कम है। एग्जैक्टली, तो हम ज़्यादा करना चाहते हैं ना, तब हमारे पास भी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तब आएगा ना, लाइक दैट।
तो उसमें क्या है कि उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, जैसे कि नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट हमने कहा हमसे करिए, फिर हमने कहा कि दवाइयाँ हम बहुत बनाते हैं, दवाइयों का एक्सपोर्ट करिए। उसके बाद हमने उनसे कहा कि इस तरह से शुगर सब्जियों का, मरीन ट्रेड हमारी बहुत ज़्यादा, जो मरीन प्रोडक्ट्स है वो 10 फोल्ड इंक्रीज आई वुहान के बाद। तो ये सब हुआ वुहान में। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले तक हमारा ट्रेड इम्बैलेंस था, ठीक एक चीज़। और वुहान कंसेंसस वाज नॉट ओनली अबाउट ट्रेड उसका केवल एक एस्पेक्ट था, एक उसका दूसरा एस्पेक्ट था, वो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट उसका क्या है, चाइना को और इंडिया को ऐसा है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस चाहता है साउथ चाइना सी में, और इंडिया अपना इन्फ्लुएंस चाहता है इंडियन ओशन रीजन में। वुहान कंसेंसस में ये तय हुआ कि हम आपके रीजन में नहीं इंटरफेयर करेंगे और आप हमारे रीजन में नहीं इंटरफेयर करेंगे। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैसे भी साउथ एशिया में इंडिया एक डोमिनेंट रीजनल हेजेमॉन की तरह खुद को प्रोजेक्ट करता है, और इंडियन ओशन रीजन में वो चाइना का हस्तक्षेप नहीं चाहता है, और वाइस वर्सा। तो वुहान कंसेंसस ने उसको भी एक तरह से, मतलब आप समझते, परपेचुएट किया कि हाँ हम लोग का ये वो रहेगा, और भी बहुत सारे अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में थोड़ा थोड़ा कोऑपरेशन हम लोग करेंगे। तो ये है बैकग्राउंड वुहान कंसेंसस का। अब वुहान कंसेंसस करके जब मोदी वापस आते हैं तो जाहिर है उसके बाद ये लोग 2018 में चेन्नई में भी मिलते हैं, और ये लगातार मिल रहे हैं, अलग अलग ब्रिक्स समिट में मिल रहे हैं, अलग अलग जगह मिल रहे हैं। तो जाहिर है कि जब अब इंडिया हमेशा कोई ऐसा स्टेटमेंट देने से कतराता है जो कि वुहान कंसेंसस द्वारा एस्टैब्लिश जो स्टेटस को है उसको चैलेंज करे, क्योंकि ये इंडिया का इंटरेस्ट भी है। देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट that Wuhan consensus is a fairly successful strategy of Indian government with the Chinese government. Okay, but अब प्रॉब्लम आती है कि how far and no further. हम वुहान कंसेंसस को फॉलो करेंगे, लेकिन कब तक फॉलो करेंगे? हमें कहीं तो इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा ना कि चाइना जो है वो हमारी टेरिटरी में आ रहा है। तो बहुत लंबे वक्त तक जो चाइना को लेके क्लियर स्टेटमेंट्स नहीं आते थे, उसके पीछे एक रीजन था कि हम अपने ट्रेड बैलेंस को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते थे हम। और दूसरा एक ये भी था कि जैसे हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि चाइना कश्मीर पे नहीं कुछ बोलेगा, हम हांगकांग पे, ताइवान पे कुछ नहीं बोलेंगे, इस तरह का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो अभी तक चल रही है। आपने अभी तक कोई बयान नहीं देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कट कोई बयान दे दिया हो ताइवान पर, या क्लियर कट कोई बयान हांगकांग पर दे दिया हो। सिमिलरली चाइना ने भी आर्टिकल 370 पर कोई क्लियर कट बयान, उन्होंने कहा कि इस मैटर को रिजॉल्व करिए और ये मैटर जो है एस्केलेट ना होने पाए, लेकिन ऐसा कोई बहुत साफ चाइना ने इंडिया को कुछ ऐसा बहुत ज्यादा पाकिस्तान को उन्होंने बस इतना साथ दिया कि यूएन में क्लोज डोर मीटिंग करवा दी, पर उसके अलावा कोई वीटो या जिसको हम एक टैंजिबल मीटिंग सपोर्ट कहते हैं वैसा हमें नहीं कुछ देखने को मिला। तो ये चीज़ एक चल रही थी, ये एक म्यूचुअली विन-विन सिचुएशन थी। और उसके बाद और ये चीज़ जो है, अब ये चीज़ चाइना के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम चाइना को देखते हैं कि चाइना में क्या हो रहा है। चाइना में 2018 से ट्रेड वॉर चल रही है यूएस के साथ, तो उसके वजह से चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग अफेक्टेड हुई है। चाइनीज जो मैन्युफैक्चरिंग जायंट है चाइना पूरी दुनिया का, पोस्ट कोरोना सिचुएशन का बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है चाइना पे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है चाइना में। तो चाइनीज गवर्नमेंट तो नहीं इस बात को मानती, लेकिन अगर आप कोई भी मूडी एनालिटिक्स या कोई भी आप जो बाहर के एनालिसिस देखें तो उनका कंजर्वेटिव फिगर भी तकरीबन 10 से 12% रहता है, यू नो कि है। और अगर आप थोड़ा सा सही से माने तो 15% अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में है। और एक अलार्मिंग बात है चाइना के लिए कि वहाँ का जो कॉर्पोरेट डेट है, जो चाइना का टोटल कॉर्पोरेट डेट है, इस वक्त 2019 के जो फिगर्स हैं, इट इज 300% ऑफ देयर जीडीपी। 300% इस पूरी दुनिया का जो सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट डेट है वो चाइना का। और ये इतना अलार्मिंग फिगर है कि जितनी जो फाइनेंस की थ्योरी है या इकोनॉमिक थ्योरी है वो ये बताती है कि अगर आपका जीडीपी और कॉर्पोरेट डेट का डिफरेंस इतना ज़्यादा है तो अब आपका वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस ही आएगी, आप उसे सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो चाइना के अंदर बहुत सारे इसको लेकर एंजाइटीज है। ये चाइना का अपना इंटरनल मैटर्स है जो हमें पता नहीं होते जनरली, जो चाइना से अक्सर इंफॉर्मेशन आना मुश्किल होता है। राइट इंफॉर्मेशन आना भी। और चाइना ने जो अपना वो पूरा एक तरह का एक जिसको कहते हैं रेपुटेशन बना लिया है और एक जो स्ट्रॉन्ग स्टेट का, तो चाइना में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो इकोनॉमिक इश्यूज उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्रिगर आता है, वो है कि पोस्ट कोरोना। देखिए पोस्ट कोरोना क्या हुआ है ना कि जो पूरी वर्ल्ड ओपिनियन अचानक चाइना के अगेंस्ट हो गई, तो उसके वजह से चाइना का एक
जो शी जिनपिंग का आइडिया है स्ट्रॉन्ग चाइना और स्ट्रॉन्ग स्टेट का, वो आइडिया जो है वो सफर कर रहा है। इनफैक्ट विद इन चाइना शी जिनपिंग के लीडरशिप में बहुत सारे अब आ रहे हैं, क्रैक्स आ रहे हैं, तो इस तरह के जो इश्यूज वहाँ पर भी आ रहे हैं। और ये इस बात का इतिहास भी इस बात का विटनेस है कहीं ना कहीं कि जब चाइना में कोई इस तरह का इंटरनल क्राइसिस होता है तो चाइना बाहर वॉर करता है। पहला एग्जाम्पल 1962 वॉर। 1962 वॉर जो इंडिया के साथ हुई, तो आपको पता है उसका चाइना के अंदर क्या हो रहा था। माओ का जो लॉन्च किया हुआ ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, जो 1958 में लॉन्च हुआ था, 1962 तक चला था, और वो सुसाइडल पॉलिसी थी, और जिसमें मिलियंस चाइनीज को फैमिन की वजह से फैमिन हो गया और मिलियंस मर गए उसमें। इस इंटरनल डिस्टर्बेंस से डाइवर्ट करने के लिए और माओ का एक लेजिटिमेसी चाइनीज सोसाइटी में बनी रहे, इसकी वजह से उन्होंने ये कह दिया कि तिब्बत इंडिया जो है वो तिब्बत को टेरिटोरियल क्लेम कर रहा है और इंडिया पे अटैक कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अभी जो हो रहा है तो चाइना के अंदर काफी डिस्टर्बेंस चल रहा है शी जिनपिंग के लेजिटिमेसी को लेकर, जिसका हमें एक जो मुजाहिरा है वो हमने अपने LAC पे देखा है, पर ये अकेला नहीं है, इसलिए अकेला नहीं है। और कहीं ना कहीं ये एक इंडियन गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म है जो इंडियन गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि जब अप्रैल से मैंने कहा ना कि सारा इशू चल रहा है, तो अप्रैल में ही हमने ये देखा। तो इन सब हालात में जो भी दोनों देशों के बीच में तनाव बने हुए हैं और कोई समझौते पे ऐसे अभी नहीं आ पाए हैं, तो इसमें क्या इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया और चाइना का रहेगा और मतलब क्या इसके इफेक्ट्स रहेंगे देशों? राइट, जाहिर आप इसका स्पिलओवर भी पूछ रहे हैं कि इसका स्पिलओवर क्या रहेगा इंटरनेशनल लेवल से। ठीक है, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो पहले तो मैं आपको जो ये बता रही थी कि इंडिया के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस चाइना की एक ज़रूरत है, और ये इरेशनल बिहेवियर है चाइना का कि चाइना ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके इंडिया को इस तरह से जो मंडे को जो हुआ है इंडिया और चाइना ने। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जी, जो ये चाइना ने एकदम से अपना मूड चेंज किया है, जी जी जी, इसमें जो उसने समझौतों को दरकिनार किया है, सब तोड़ा और ये इतना आर्मी वहाँ पे टेंशन एस्केलेट है, तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी? या तो चाइना के अपने इंटरनल है मैटर, या कोरोना एक वजह है, या इंडिया की तरफ से कुछ इस तरीके से उकसाया गया है? देखिए, मैंने आपको एक शुरू में भी ये कहा था कि चाइना के साथ इंडिया का जो ये क्लैश है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका कोई एक रीज़न नहीं है, मतलब सिंगल रीज़न नहीं है। वजहें बहुत सारी हैं छोटी छोटी। बॉर्डर हमारा अनडिमार्केटेड है, डिस्प्यूटेड है, पहले भी हो चुके हैं। इंडिया ने आर्टिकल 370 पास करके एक स्टेटमेंट दे दिया होम मिनिस्टर ने कि अक्साई चिन्ह हमारा है, वो भी एक रीज़न है। इंडिया रोड बना रहा था DSDBO, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से निकलती है, वो भी एक रीज़न है। उसके अलावा कोरोना सिचुएशन में किस तरह से चाइना जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन शी जिनपिंग की रेजीम को देखना पड़ रहा है, क्योंकि लेजिटिमेसी लूज कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रबल्स उनके बहुत सारे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इसमें से कोई ये कहे कि ये कश्मीर के वजह से हो रहा है, नहीं, इसमें से वो ट्रिगर नहीं है, क्योंकि अगर वो ट्रिगर होता तो ये 1 साल का वेट नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर रोड बनाना ट्रिगर होता तो वो 2005 से लेके अब नहीं करते, राइट। तो इन सब चीज़ों का अपना रोल है। देखिए, ये क्या है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का एक जो रीजंस है ना, उनका एक मैट्रिक्स है, एक उसकी हाइब्रिडिटी है, बहुत सारे रीजंस हैं, इकट्ठा होते 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 ये एक पिनिकल की स्टेज पे पहुंचा है। और जो ट्रिगर है या जो समझ लीजिए जिसका स्पॉइलर है, वो डेफिनेटली पोस्ट कोरोना एक सिचुएशन है, क्योंकि चाइना के विदिन बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, राइट। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे एक बार ये समझाया था कि चाइना में ये इश्यूज है, पोस्ट ट्रेड वॉर उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, पोस्ट कोरोना उनके इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग और सारी चीज़ों से प्रॉब्लम चल रही है। पूरी दुनिया जो है वो डाइवर्सिफाई कर रही है चाइना से बाहर। अब जापान कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट उनका बहुत बढ़ रहा है। अगर आप फेयर स्टेटिस्टिक्स को देखें तो तकरीबन 12 से 15% है, जो बहुत हाई है, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट इसको मैनिपुलेट करती है, कहती है कि 5% है या 5.5% है। कॉर्पोरेट डेट चाइना का दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 300% ऑफ द GDP, ठीक। तो ये रीजंस हैं। तो चाइना एक फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में है, और चाइना केवल ये LAC पे ही नहीं कर रहा। और यही मैं आपसे कह रही थी कि चाइना जो कर रहा था अप्रैल में, मई में, वो बहुत सारे हिट्स ड्रॉप कर रहा था। तो इंडिया को प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। इंडिया वुहान कंसेंसस की जो स्पिरिट को राइट कर रहा था, बेनिफिट ऑफ डाउट देकर, ये सोचकर कि रैशनल है और ट्रेड एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये हमारा मिस कैलकुलेशन साबित हुआ था।
पूरी तरह से फेलियर नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे बताया वुहान कंसेंसस की भी इम्पोर्टेंस और काफी दो नाम से बात नहीं हमारा वहाँ राइट। और आप ट्रेड रिलेशंस को देखेंगे किस तरह से इंक्रीज हो रही है, हमारा ट्रेड डेफिसिट करेक्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको नकारना जो है समझदारी नहीं, लेकिन ये काफी नहीं। और मैंने भी आपसे कहा कि हिट्स ड्रॉप कर रहा था चाइना, तो चाइना, मैंने आपसे कहा पहला स्टैंड ऑफ तो हुआ हमारा 5 और 6 मई को, लेकिन अप्रैल में चाइना ने काफी सारे ऐसे हिंट्स ड्रॉप किए जिससे कि जिन्हें हम नहीं पकड़ पाए। वो क्या हिंट्स थे? वो हिंट्स थे कि तकरीबन 4 या 3 अप्रैल, 4 अप्रैल मतलब अप्रैल का पहला वीक था जब चाइना ने वियतनाम की एक फिशिंग वेसल को डाउन कर दिया। उसके कुछ दिन बाद 18 अप्रैल के आसपास चाइना का यही स्वभाव दूसरे देशों से भी है। हिंदुस्तान तो ऐसा नहीं है कि चाइना केवल एलएसी पे एग्रेसिव हो रहा है, चाइना फॉर नो राइम और रीजन। चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में चाइना के क्लेम्स हैं, लेकिन अभी तक वहां पे सब चल रहा था। अचानक चाइना ने वियतनाम की फिशिंग वेसल को डाउन कर दिया। 18 अप्रैल को पैरासिल आइलैंड और स्प्रैटली आइलैंड पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो डिस्प्यूटेड रीजन है। और वहाँ का जो इकोनॉमिक EEZ है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब जो कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स का रीजन होता है हर कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक अपने इंटरेस्ट के लिए, वहाँ पे है, तो वो डिस्प्यूटेड है। इसका डिस्प्यूट जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल्स में भी चल रहा है, वहाँ पे चाइना हारा भी है, पर इसके बावजूद चाइना ने एक अग्रेसिव ढंग से पैरासिल आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड पे यूनिलैटरली अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जोन साबित कर दिया। बहुत बड़ा हिंट है कि चाइना किस मूड में है, राइट? अगर हम मूड को कैच कर रहे हैं, अगर हम बैठ के किसी की फॉरेन पॉलिसी के जो डिसीजंस हैं उनको हम डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इंडियन साइड को ये इंटरसेप्ट करना चाहिए था कि क्या हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करी चाइना ने? चाइना ने हांगकांग के ऊपर पिछले 1 साल से ट्रबल चल रहा है। हांगकांग पूरा एक तरह से हांगकांग डिस्टर्ब हो गया है अपने डेमोक्रेसी बिल्स को लेकर, और प्रोटेस्ट चल रहे हैं। चाइना ने यूनिलैटरली हांगकांग के ऊपर नया रेजोल्यूशन ला दिया नेशनल सिक्योरिटी का। पहले वो इसका प्लान लाए थे। आज थर्सडे को, अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसके 3-4 घंटे की पहले की बात है, चाइना ने इनके ऊपर उसके बिल का पहला ड्राफ्ट पार्लियामेंट में पास करा दिया। अरे उनके CCP में, सॉरी पार्लियामेंट नहीं है चाइना में, वहाँ पे उनका उनका प्लान जो बिल है, प्लान तो ऑलरेडी आ चुका था, अब उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी बिल है उसका पहला ड्राफ्ट पास करा दिया, राइट? तो चाइना हांगकांग के साथ ही कर रहा है। ताइवान को देखें, ताइवान में चाइना क्या कर रहा है? ताइवान के एयर स्पेस में चाइना के Su-30s लगातार इंकर्शन कर रहे हैं। तो चाइना का जो ये एग्रेसिव बिहेवियर, ये LAC पर है, हांगकांग में है, ताइवान में है, साउथ चाइना सी में है, वियतनाम में है, बहुत सारे एरियाज में है। अब आप मुझसे ये पूछें कि चाइना आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? इसका रीजन यही है कि देखिए, चाइना का स्पेशली अंडर शी जिनपिंग ये जो एक फिलॉसफी है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट है, और हम अपने एक एंशिएंट जो हम अपनी ग्लोरी है, जो आफ्टर द 100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन, ओपियम वॉर से लेकर अभी तक, उसके बाद हम एंशिएंट ग्लोरी को रिवाइव करेंगे। और उनके बहुत सारे इमेजिनरी क्लेम्स हैं, तो LAC पे जो उनके क्लेम्स हैं वो भी, जैसे वो कह रहे गलवान वैली हमारा है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए गलवान वैली तो कभी आपका था ही नहीं, इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था, तो चाइना ने इमेजिन कर लिया। तो इस तरह से चाइना का इमेजिनेशन इसमें बहुत प्रॉब्लम करता है। साउथ चाइना सी में 9 डैश या 10 डैश लाइन्स का एक कॉन्सेप्ट है, जो चाइना कहता है कि उस लाइन के अंतर्गत जितना रीजन आता है वो हमारा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चाइना इस चीज को डिफाइन नहीं करता है। यहाँ पे भी ये जो हम लोग फिंगर की प्रॉब्लम कर रहे थे, यहाँ पे डिफाइन डेफिनेटिव नहीं है ना, तो चाइना की जो पॉलिसी है देखिए वो ओपेक है, और अब से नहीं है, शुरू से ओपेक है। तो एज अदर कंट्रीज, एज बाईस्टैंडर्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गिवन चाइनाज रेपुटेशन, गिवन चाइनाज, मैंने आपसे कहा 62 की वॉर के पीछे ग्रेट लीप फॉरवर्ड का भी एक रीजन था, सिमिलरली अभी चाइना का इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का रीजन है। तो ये सब चीज़ें फैली इंपॉर्टेंट है। अगर हम चीज़ों को साइड बाय साइड जक्सटापोजिशन में अगर हम रैशनैलिटी से नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत हिंट्स ड्रॉप कर रहा था चाइना, हमने क्यों नहीं कैच किया, राइट? तो ये इस चीज़ का जवाब हमें देना पड़ेगा। वुहान कंसेंसस वाज इम्पोर्टेंट, बट इट वाज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, इज व्हाट माय थिंकिंग इज। अब लास्ट सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा।
देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो ये कल हुआ है चाइना मंडे को हुआ है, मेरे हिसाब से मेरा अंश ये कहता है कि ये चाइना की तरफ से भी एक तरह का प्रोवोकेशन था, एक तरह का इमेच्योर कोरोना वाले अपने मुद्दे से भटकाने के लिए इंडिया के साथ ऐसा कर रहा है। चाइना बेसिकली चाइना किसका ध्यान भटकाने के लिए? अपने लोगों का, ताकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और शी जिनपिंग के रूल की लेजिटिमेसी बनी रहे। ये है चाइना का मतलब, ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप इस फैक्टर को हटा देंगे तो आप अभी ये जो चाइना का अग्रेशन है, मतलब अनएक्सप्लेन्ड अग्रेशन है, किसी ने तो प्रोवोक नहीं किया उनको विदाउट रीजन। अब वो कह रहे हैं कि नहीं आर्टिकल 370, अरे भाई आर्टिकल 370 एक साल पहले आया, रोड हमारी 2005 से बन रही है, राइट? तो आपने अचानक अप्रैल में ऐसा क्या हो गया कि आपने अचानक, अगर हम इस फैक्टर को नहीं लाते हैं तो हम केवल हाफ साइड ऑफ द स्टोरी समझते हैं, हम फुल साइड ऑफ द स्टोरी को नहीं समझते। तो पॉइंट ये है कि हम शायद ये सोचते रहे कि वुहान कंसेंसस बहुत है हमारे लिए, ये हमारा फेलियर, तो ये मिसकैलकुलेशन है हमारी गवर्नमेंट का, चुप्पी लगा के हम बैठे रहे, ये भी हमारा मिसकैलकुलेशन है। और रिटेलिएशन जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वॉर इसका सोल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि एलएसी इतने सारे पॉइंट्स पे कंफ्यूजन में है कि आप कहाँ वॉर करेंगे। अब जैसे ईस्टर्न सेक्टर्स में भी मैंने बताया कि वो MI-17 जो है वहाँ पे लगातार पेट्रोल कर रहे हैं, तो आप कितने सेक्टर्स पे वॉर खोलिएगा? तो एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जब चाइना इंडिया इधर चाइना से वॉर पकड़ रहा हो, उधर LOC पे भी डिस्टर्बेंस चल रहा हो और नेपाल में भी डिस्टर्बेंस चल रहा हो। तो इट इज अ वेरी रियल सिचुएशन, और ये कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा कि जब हमारे पास सफिशिएंट हिंट्स थे चाइना की तरफ से, या नेपाल के केस को हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन फैक्ट ये है कि नेपाल का भी एक जेन्युइन कंसर्न है अपने काला पानी के एरिया को लेकर, और इंडिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया ओवर पीरियड ऑफ इयर्स, जो हमें देना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि हम अपने वल्नरेबल स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें एड्रेस क्यों नहीं करेंगे, यू नो। अब देखिए, कोई गवर्नमेंट फुल प्रूफ नहीं होती है, लेकिन बेहतर ये है कि हमने जो मिस किया हमने उस चीज़ पे हम वर्क करें, तो ये हमें करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अभी भी फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और चाइना अपने ट्रेड का जो प्रॉब्लम है उससे जूझ रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो अभी भी फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होनी चाहिए, पर वी शुड बी रेडी। मतलब हमारा क्रिटिसिज्म यही है कि वी शुड हैव बीन होपिंग फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। हम होपिंग फॉर द बेस्ट करते रह गए लेकिन प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट नहीं कर पाए, और ये मंडे को जो हुआ है ये इसका एक रिफ्लेक्शन डेफिनेटली। आने वाले समय में ट्रेड सैंक्शंस इंडिया लगा सकता है। हाँ बिल्कुल, ट्रेड सैंक्शंस तो अभी तक कोई बात नहीं हुई है, लेकिन 17 अप्रैल को ये न्यूज़ बहुत पॉपुलर नहीं हुई थी। इंडिया ने अपनी पॉलिसी जो है FDI पर उसको चेंज किया था, टाइटन किया था, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उन कंट्रीज के ऊपर थी जिनसे इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो जाहिर है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, नेपाल, इन्हीं से इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, और उसमें से FDI केवल चाइना का है इंडिया में। तो इनडायरेक्टली चाइना का बगैर नाम लिए हुए हमने अपनी FDI पॉलिसी टाइटन करी थी। कल जून 18 को जो मंडे को हुआ है उसमें 470 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो चाइनीज फर्म के पास था, रेलवेज, इंडियन रेलवेज में फ्रेट कॉरिडोर बनाने का, उसको कैंसिल कर दिया गया है। रीजन ये नहीं दिया गया है कि आपने हमारे पे अटैक किया, रीजन ये दिया गया है कि आपने डिलीवर नहीं किया अपने डेडलाइंस को। और तो ये चल रहा है, पर इसके साथ साथ कल न्यूज़ आ रही थी कि हमने फरीदाबाद में रोड बनाने का, अभी भी चल रहा है। तो देखिए, ट्रेड को थोड़ा सा गहराई के लेवल पे समझने की ज़रूरत है। हम चाइना को 1962 में क्या था या उसके पहले हमने अंग्रेज़ों के साथ बहिष्कार किया, तो उस वक्त ग्लोबलाइज ट्रेड का ये लेवल और वॉल्यूम नहीं था जो आज के डेट में है। तो ये भी एक फैक्ट है जिसको समझना ज़रूरी है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल रिसेशन से गुजर रही है, तो इस तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस की वायबिलिटी कितनी होगी, हमें इसको देखना होगा। ये मतलब अपने आप में कोई ऐसा नहीं है कि बस ये बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट है, बस इसको जाके दवा की तरह खा लो तो सब ठीक हो जाएगा। इसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे, तो क्या हम साइड इफेक्ट्स को झेलने के लिए तैयार हैं, हमें इसको असेस करना होगा। दूसरा, इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि हम इंटरनेशनल प्रेशर बनाएं चाइना पर, और इसमें 3 कंट्रीज का नाम, मतलब जनवरी 2 और एक और का नाम सबसे ज़्यादा मेरे जहन में उभरता है। लॉजिकल जो इंटरवेंशन होगा जापान का, रशिया का और EU का, क्योंकि EU जापान चाइना के बहुत हाई ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं। रशिया और चाइना का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप क्लोज है।
जापान और इंडिया का रिलेशनशिप क्लोज है, तो ये कंट्रीज अगर मीडिएट करें तो इसमें बात बनेगी। इंडिया को इसके लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत एक्टिव होना चाहिए, रहना चाहिए इस वक्त। बयान सबका आया है, यूएस से लेकर यूके, रशिया और ईयू कंट्रीज, जो कंट्रीज है, यूके का बयान आया है। सबने ये कहा है कि रेस्ट्रेंट रखिए। दुख की बात है किसी ने ये नहीं कहा है कि चाइना ने गलत किया, क्योंकि फैक्ट ये है कि चाइना ने बिल्कुल गलत किया है और ये सारे मैकेनिज्म्स को फ्लाउट किया है। और मतलब किसी भी तरह से चाइना को इस चीज़ में हम कहीं हमें ये भी एक बार समझने की चीज़ है कि बॉर्डर डिस्प्यूट एक अलग चीज़ होती है और ट्रेड रिलेशंस किसी भी कंट्री के अलग होते हैं। देखिए, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं कि एक का दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ एक्सटेंट में इन दोनों का एक इंडिपेंडेंट, आप ये कह सकते हैं कि एक अपना मुकाम होता है। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, जापान और चाइना के बीच में आइलैंड सेटलमेंट डिस्प्यूट है सेंकाकू आइलैंड्स को लेकर, और ईस्ट चाइना सी में एक वॉर जोन बना हुआ है, पर उसके बावजूद जापान और चाइना टॉप मोस्ट ट्रेडेड पार्टनर्स हैं। चाइना और ताइवान में तो बड़ा इशू है, लेकिन चाइना और ताइवान टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। हांगकांग और चाइना में इशू है, लेकिन चाइना का सबसे ज्यादा एफडीआई हांगकांग में है, हांगकांग का सबसे ज्यादा एफडीआई चाइना में है। तो न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का यही लॉजिक होता है कि अपने कॉस्ट और बेनिफिट को आप एनालाइज करते हुए चलिए। और डेफिनेटली अगर हम ये कह रहे हैं कि ऑल आउट वॉर अगर नहीं हो रही, जो एक प्रॉपर डिक्लेरेशन होता है वॉर और टुकड़ियां आने लग जाती हैं, जो क्लासिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कंट्रीज का ट्रेड रिलेशन जो है वो इतना वीक है। तो इस फैक्टर को हमें समझना चाहिए। तो लाइक आई सेड कि दे आर नॉट कंप्लीटली वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, दे आर रिलेटेड, तभी ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एज आई सेड कि अगर हम इकोनॉमिक सैंक्शंस वाला रास्ता अख्तियार करेंगे तो हम उसके साइड इफेक्ट्स को झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी अपनी इकोनॉमी भी अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो हमने देखा कि कहाँ से ये मुद्दा शुरू हुआ था, पार्टीशन के टाइम से, पार्टीशन के पहले से हम इसको झेल रहे हैं। कॉलोनियल लेगेसी एक वो काम कैरी होती आ रही है और बीच में बहुत सारे मुद्दे उठते रहे, समझौते होते रहे, बट वो अभी तक उसका कोई एक हल नहीं निकल पाया। तो क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई सरकार में किसी आने वाले टाइम में कुछ इसका हल निकल पाएगा? हाँ नहीं, देखिए इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि चाइना का रशिया से भी था बॉर्डर डिस्प्यूट था 1991 में, और उसके बाद 1997 में उन्होंने इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल किया। उसके बाद क्योंकि दोनों ने अपने कुछ क्लेम्स छोड़े और एक परेटो ऑप्टिमल सोल्यूशन तलाशा। थोड़ा एलएसी के साथ प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि एलएसी का एक तो लंबी बहुत ज़्यादा है और अलग अलग सेक्टर्स इसमें आते हैं, तो एक ये इशू ज़रूर है। बीच में और मुल्क आते हैं, नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, तो काफ़ी इसका मतलब आप मतलब इसका एरिया वाइड हो जाता है, काफ़ी स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों को एक ऐसा परेटो ऑप्टिमल सोल्यूशन तलाशना है जिसमें कि हम एक दूसरे को वर्स ऑफ किए बगैर एक सिचुएशन पे पहुंच जाए। तो कुछ क्लेम हम छोड़े, कुछ क्लेम वो छोड़े, पर अभी जैसे जो चाइना ने किया तो बिल्कुल भी किसी के फोरकास्ट में नहीं था, और कि कोई ये सोचता नहीं था कि वो चाइना जो इतनी सब कर रहा है, वुहान कंसेंसस और अपने मार्केट्स को खोल रहा है और ट्रेड इम्बैलेंस रेक्टिफाई कर रहा है, और देखिए वही चाइना है यहाँ पर इतना इरेशनल बिहेवियर दिखा रहा है, और वही चाइना है जो यूएसए के साथ जो उनकी 2 साल से ट्रेड वॉर चल रही थी, जनवरी 2020 में उन्होंने मोमेंटस ट्रेड ही करी, जो कि पूरी तरह से यूएसए के पक्ष में है। यूएसए ने कहा कि ट्रेड इम्बैलेंस है, इसको रेक्टिफाई करो, और चाइना मान गया, क्योंकि 2 साल से चल रही थी और इसका इम्पैक्ट चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो वही चाइना कहीं इतना रैशनल है, वही चाइना कहीं इतना इरेशनल है। पॉइंट ये है कि देखिए चाइना जो है वो एक एनिग्मा की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है, और इस चीज़ का हमें अंदाज होना चाहिए। मैंने पहले कहा कि वी वर होपिंग फॉर द बेस्ट बट वी वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, एंड द गवर्नमेंट इज, आई सेड काफ़ी सारे पॉइंटर्स थे हमारे पास, हिंट्स थे, जिनको कि अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करते तो हमें पता चलता। तो द पर्पस ऑफ दिस एंटायर explanation and lecture is that it is not only about strategy, not only about economy, not only about a country's hegemonic role in the world. You have to connect the dots in order to understand it in a better way. तो ये है, मेरे हिसाब से ऑल आउट वॉर नहीं होगी, बट आपके हिसाब से क्या लगता है कि इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है या क्या वो एक्सपेक्ट कर रही है चाइना से? देखिए इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए, जो हम लोग वेट कर रहे थे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर से लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर सबने स्टेटमेंट्स दिए, सबने कहा कि एटसेट्रा, और फिटिंग रिस्पॉन्स हम देंगे चाइना को एटसेट्रा। देखिए अभी भी चाइना ने कुछ किया नहीं है वहाँ से,
तो मुझे कहीं ये भी एक hunch है कि जो मंडे को रात में हुआ, क्या वो एक तरह का मतलब एक ऐसा था कि चाइनीज जो थे वो इंस्टिगेट कर रहे थे और देख रहे थे कि कितनी बात बिगड़ती है एक्सेट्रा। एक चीज और हुई कि इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी को इमरजेंसी पावर्स दे दिए हैं कि अब आपके ऊपर ये सब कुछ नहीं अप्लाई होता है, अब आपको पूरा का पूरा आपके मतलब जो आपका सरकार ने पूरा दे दिया है डिसीजन है कि आपको पीछे से इन सब चीजों को हम राइट, क्योंकि ये बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि आपने नहीं दिया, आपने इनको बोला नहीं हटते जाओ, कभी इनके साथ ऐसा हुआ नहीं। They were simply following the protocol, which is a good thing. Everybody was trying to avert the war, which is a good thing. But as I said, we were only hoping for the best and not preparing for the worst. So nonetheless, मेरे हिसाब से all out war नहीं होनी चाहिए. It is completely illogical to go for an all out war right now when everything is so, the global economy is in recession, etc. और इंडिया को बहुत मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जो प्रेशर है वो चाइना पे क्रिएट करना चाहिए। दिस वुड बी द मोस्ट लॉजिकल वे आउट फ्रॉम दिस करेंट सिचुएशन। बाकी कन्वेंशनल वॉरफेयर अगर होता है वर्स्ट के सिनारियो में तो हम पीछे हैं चाइना से, लेकिन कहीं कहीं हमारी एज भी है, हम लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया के पास सिपाही नहीं है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं, चाइना तो हमसे बहुत आगे है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है उस पर हमारा भी ऐसा नहीं है कि हम ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कह रहे हैं। पॉइंट इज कि हम इस इंडिया सक्षम है जवाब देने के लिए एब्सोल्युटली ट्रेड को वॉर को अवॉइड कर रहा है, क्योंकि देखिए कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी उनकी है, ये एक फैक्टर है। जरूरी नहीं कि कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी जिसकी हो वो वॉर जीते। बहुत बड़ा इसका उदाहरण वियतनाम वॉर है, यूएसए की बहुत कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी है, लेकिन 25 साल बाद भी वो वॉर नहीं जीत रहा है। तो वो पॉइंट नहीं है, अभी हम लोग उसमें वेंचर नहीं कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि इट इज नॉट नीडेड एक स्ट्रॉन्ग एक्शन। आपको गवर्नमेंट का कोरोना से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो उस टाइम वॉर करना किसी भी देश के लिए सही कदम नहीं है। पूरा ग्लोबल एक इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, नोबडी वांट्स अ वॉर। हर कोई कह रहा है रेस्ट्रेंट करो, रेस्ट्रेंट करो, रेस्ट्रेंट करो। पुतिन का जब बयान आया है कि हम बोथ चाइना और इंडिया से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि दोनों अपने दे विल एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। नोबडी वांट्स अ वॉर। पर अब ये है कि देखिए बात आ जाती है चाइना में, तो लाइक आई सेड कि चाइना का पॉलिसीज में हमेशा देयर हैज बीन एन एलिमेंट ऑफ ओपेसिटी। इसमें एक पूरा अलग से लेक्चर हो सकता है, हम लोग हर चीज़ अभी नहीं कर सकते, लेकिन चाइना के पॉलिसीज में हमेशा एक ओपेसिटी रही। तो हम कभी ये नहीं क्लेम कर सकते कि 100% चाइना वही कह रहा है जो वो नहीं कर रहा है, जो वो कह रहा है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आवर गार्ड्स शुड हैव बीन अप। ओके, जो मैंने थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट किया, एक पॉइंट तक मैं समझ रही हूँ कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ बयान दे रही है एक्सेट्रा, बट ऑन द अदर हैंड हमारा कुछ मिसकैलकुलेशन डेफिनेटली। तो ये हमने देखा कि कहाँ से इंडिया और चाइना का ये मुद्दा विवादित मुद्दा शुरू हुआ था और आज हम किस स्टेज पे खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि दोनों सरकारें इसको कितने अच्छे तरीके से हल कर लेती हैं और इंटरनेशनल डिस्कोर्स में क्या इसका इफेक्ट्स रहते हैं दोनों कंट्रीज में और बाकी कंट्रीज का इसमें क्या रोल है। जी, थैंक यू।